डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। स्वागत है आप सभी का जीडीसी के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे किसी भी फार्मा के एग्जाम की तैयारी हो, जीडीसी की बारी हो। जी हां, तो आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी 2024 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर हम आज एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं और सबसे ज्यादा जरूरी इस पेपर में क्या है ना, समझना। क्वेश्चन बहुत इजी है, प्यारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जब तक आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाओगे, ये मान के चलो कहीं ना कहीं आप इन क्वेश्चन में गलती कर जाओगे। तो आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को एक जरूर ये चीज बता दूं कि बेटा सीयूईटी पीजी के लिए आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसका सिलेबस सीधे जीपैट जैसा ही है, बस थोड़ा बहुत उसमें क्वेश्चन वेरिएंट हो जाते हैं, लेकिन सिलेबस सेम है। तो इधर उधर डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी तैयारी को फोकस करना है, अच्छा करना है, जिससे आपके दोनों एग्जाम की तैयारियां हो जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट से। पहला क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बेसिक है। बल्क लैक्सेटिव में कॉज। देखिए, लैक्सेटिव कब दिए जाते हैं? अब अगर इनको दिया जाएगा तो ये बल्क फॉर्म करेंगे, इसलिए इनको बल्क लैक्सेटिव बोला जाता है। और अगर मैं आपसे बात करूं, इनका एक बहुत मेजर जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, या मैं बोलूं साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, वो हमारा होता है फ्लॉटुलेंस, गैस की प्रॉब्लम बनने लग जाती है। तो इसलिए यहां पे आप सीधे बोलोगे बल्क लैक्सेटिव में कॉज द फ्लॉटुलेंस। ना तो ग्रिपिंग पेन, ना लीकेज फ्रॉम रेक्टम, नॉट इंटरफेयर विद द सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, इम्बैलेंस, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल फ्लॉटुलेंस कॉज करते हैं। बल्क लैक्सेटिव एग्जांपल की बात करूं, जैसे सीलियम की बात करोगे, मिथाइल सेलुलोज है, ये सब गुलहस्क हैं, ये जितने भी हमारे होते हैं, these are the substance which are fiber based agent that absorb water and forming a gel like substance that add bulk to the stool। ये क्या करते हैं? ये सिंपल हमारा एक बल्क का फॉर्मेशन, जेल लाइक स्ट्रक्चर, बल्क का फॉर्मेशन करते हैं और प्रमोट द बाउल मूवमेंट। जो बाउल के मूवमेंट है उसको ये क्या करते हैं? प्रमोट कर देते हैं। बल्क फॉर्मिंग एजेंट की बात किया जा रहा है। ग्रिपिंग पेन की बात करोगे, ये स्टिमुलेंट लैक्सेटिव के साथ देखने को मिलते हैं, जैसे सेना या बिस्कोडिल वगैरह के साथ, हमारे लैक्सेटिव के साथ नहीं आते। लीकेज फ्रॉम द रेक्टम, ये अगर हम बात करेंगे लुब्रिकेंट लैक्सेटिव के साथ ये देखने को मिलता है, और जबकि ऑस्मोटिक लैक्सेटिव जो होते हैं वो हमारे वाटर इंबैलेंस करते हैं। तो अब देखिए, आपको सारे ऑप्शन मिल गए। हमारे लैक्सेटिव कई टाइप से हैं, जैसे हमने बोला ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है, या लुब्रिकेंट लैक्सेटिव है, या हमारे स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, या बल्क लैक्सेटिव है। सबके एडवर्स इफेक्ट एक ही जगह आपको क्लियर हो जाएंगे। फ्लॉटुलेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फाइबर टू गट बैक्टीरिया लीडिंग टू द गैस प्रोडक्शन, और वहां पे हमारा फ्लॉटुलेंस जैसी सिचुएशन आती है। चलिए, मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। अब यहां पे आपके सामने कुछ प्रोटीन दिए गए हैं और उनसे बाउंड होने वाली ड्रग या उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात की गई है। अब देखो, अगर आप बात करोगे सबसे ज्यादा हमारी कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन होती है, तो सर ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन होती है। और ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन से हमारी एसिडिक ड्रग बाइंड करती है, मतलब मैक्सिमम ड्रग हमारी एचएसए से बाइंड करती है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा मिल जाता है। फिर बात करेंगे अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, जिससे हमारी बेसिक ड्रग बाइंड करती है, जितने भी बेसिक नेचर वाली ड्रग आती है। लाइपोप्रोटीन की बात करेंगे, जो तीसरी प्रोटीन होती है, उसका मेजर फंक्शन क्या होता है? हमारे कोलेस्ट्रॉल के मूवमेंट कराता है, जैसे एलडीएल, एचडीएल की बात करेंगे। और जबकि हमारा लास्टली आती है अल्फा ग्लोबुलिन की बात किया जाएगा, तो ग्लोबुलिन अगर हम बात करेंगे, इसका मेजर काम होता है, जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, बहुत कम ड्रग को ये करते हैं, इसमें से मेटल भी आते हैं। क्यों सर? क्योंकि अल्फा 2 ग्लोबुलिन में हमारा कॉपर न्यूक्लियस होता है, कॉपर मेटल प्रेजेंट होता है, इस वजह से। अब जरा ऑप्शन देखिएगा, आपसे ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन की बात किया गया, तो आप सीधे बोलिए सर लार्ज वैरायटी ऑफ ड्रग बाइंड विद दिस। ये देखते ही आपका आंसर आपको मिल गया, लेकिन फिर भी अब समझो, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, मैंने बोला बेसिक ड्रग की बात करना, और बेसिक ड्रग आपको क्या मिल गई? क्विनिडिन मिल गई। हाँ जी सर, सही जा रहे हैं, यहां से भी हम मैच कर सकते हैं। देखो इजी है, थोड़ा सा घुमाया गया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट आपको आंसर देगा। लाइपोप्रोटीन की बात करेंगे, हमने बोला लाइपोप्रोटीन, हमने बोला कोलेस्ट्रॉल और फैट का मूवमेंट कराता है, बट साथ ही साथ एक बात यह भी याद रखना कि अगर कोई ड्रग हाईली लिपिड सॉल्युबल है
तो वो लाइपोप्रोटीन से बाइंड कर सकती है। अब हाईली लिपिड सॉल्युबल होगी तो ट्रिपल बी को क्रॉस कर रही होगी, ये तो बात आप समझ रहे हो। अब यहां पे देखो क्लोरप्रोमाजिन जो एंटीसाइकोटिक क्लास की ड्रग है, तो जी सर ये इससे बाइंड होगी। अल्फा 2 ग्लोबुलिन हमारी क्यूप्रिक आयन होता है, तो आंसर हमारा डी आंसर आ जाएगा। अब देखो एक दो भी अगर आपने मैच कर लिया तो आपका आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा कि हाँ जी सर ये वाली कहानी हमें सीधे मिलती है। ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग बाइंड विद दिस टाइप ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, लार्ज वैरायटी ऑफ ड्रग, और इसमें मेनली हमारी एसिडिक ड्रग बाइंड होती है। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन की बात करेंगे, मेनली बाइंड द बेसिक ड्रग से बाइंड होगी, जैसे क्विनिडीन जो कि एक एल्कलॉइड है, बेसिक इन नेचर है। लाइपोप्रोटीन की बात किया जाएगा, वो कोलेस्ट्रॉल और उनका ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन सम लाइपोफिलिक ड्रग कैन आल्सो बाइंड टू देम, जैसे क्लोरप्रोमाजिन की बात करोगे, हां जी सर ये हमारा लाइपोफिलिक होती है। अल्फा 2 ग्लोबुलिन में अगर आप बात करोगे कॉपर कैरिंग प्रोटीन होती है, तो क्यूप्रिक आयन यहां पे प्रेजेंट होता है। देखो मिला ना आंसर, समझने से आंसर मिलता है। सोडियम इज वन ऑफ द मेजर इलेक्ट्रोलाइट इन द ह्यूमन बॉडी, एकदम सही बात है। इट इज प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन इन विच कंपार्टमेंट, क्या बात है। अब जरा मुझे आप एक चीज बताइएगा, हर बार हम बात करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर आप एक सेल की बात करते हो तो कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट होता है। क्यों सर, आपको सेल के बाहर मिलता है सोडियम आयन पॉजिटिव नेचर के साथ, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में होता है, और इंट्रा सेलुलर रीजन में आपको पोटेशियम, और इनसाइड द सेल हमें अमीनो एसिड मिलता है जो निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट की होती है। अब आपसे पूछा गया कहां प्रेजेंट होगा, ये भी भला कोई सवाल है। ऑब्वियस सी बात है, सोडियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में यानी सेल के बाहर ही तो प्रेजेंट होगा, ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में ही प्रेजेंट होगा मेनली, क्योंकि सोडियम अंदर आने लग जाएगा तो आपको पता है डीपोलराइजेशन होने लग जाएगा, और डीपोलराइजेशन होगा तो फर्दर आगे का हमारा जो इंपल्स का कंडक्शन है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्टिवेशन रिएक्शन इन ब्लड कोआगुलेशन कैस्केड। अब ब्लड कोआगुलेशन बार बार बोला हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आज उसका एग्जांपल भी देखो, और प्रॉपर ब्लड कोआगुलेशन जरूरी है। जैसे आपको पता है कि ब्लड कोआगुलेशन में दो फैक्टर चलते हैं या दो पाथवे चलते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, वो दोनों आके एक जगह जुड़ते हैं जहां पे हमारा कॉमन फैक्टर यानी 10 की बात किया जाता है, कॉमन पाथवे बन जाता है। जब आप एक इंट्रिंसिक की बात करते हो या एक्सट्रिंसिक की बात करते हो, आपको वहां पे पता चलता है कि टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है, याद आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले हमारा टिश्यू फैक्टर आता है, उस टिश्यू फैक्टर की वजह से फर्दर, अब देखो यहां पे सबसे पहले हमारा टिश्यू फैक्टर आएगा, तो सबसे पहले तो हमारा ये सीक्वेंस बन जाएगा, डी से शुरू करेंगे, ये क्या करेगा हमारे कॉमन पाथवे में आके जुड़ेगा, यानी फैक्टर 10A की बात किया जाएगा, कैल्शियम हमारा यहां से आएगा, स्टुअर्ट फैक्टर 10 की बात हो रही है, तो दूसरा ये आ जाएगा, तो डी के बाद हमारा क्या आएगा, सी आएगा। आगे क्या होगा, फिर हमारा प्रोथ्रोम्बिन से बनेगा थ्रोम्बिन बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, और वही थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाएगा। यानी अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो आपको यहां पे मिलेगा DCAB का सीक्वेंस मिलेगा, आपके आंसर में दिख रहा हो कहीं लगा दीजिएगा, हां जी सर बी आंसर आ जाएगा। जरा एक बार फिर से याद करें, देखो सीक्वेंस क्या होता है, हमने बोला इंट्रिंसिक पाथवे या एक्सट्रिंसिक पाथवे, टिश्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, फर्दर हमारा 10A का एक्टिवेशन होगा, वही 10A क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाएगा जो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाता है। ये सारे पाथवे तो आपने पढ़े हैं, कुछ नया है क्या, और यही फाइब्रिन इनसॉल्युबल होता है जो वहां पे फाइब्रिन का मेस बना लेता है। क्लॉटिंग फैक्टर सुन लीजिए, साथ ही साथ क्लॉटिंग मैकेनिज्म, और कौन सी ड्रग कौन से क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट करती है वो ड्रग, ये सारी चीजें साथ में आपके माइंड में घूमनी चाहिए। नेक्स्ट आइए, इन बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द बायोकेमिकल इवेंट फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। अब आपने फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस पढ़ी होगी, क्या पढ़ते हो कि सर हमारी फॉस्फोलिपिड होती है,
वो फॉस्फोलिपिड में हमारा फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम का एक्टिवेशन होता है। यही फॉस्फोलाइपेज A2 क्या करता है, अरेकिडोनिक एसिड का फॉर्मेशन कराता है। ये अरेकिडोनिक एसिड फर्दर हमारे दो पाथवे में जाता है, एक कॉक्स पाथवे आता है, दूसरा लॉक्स पाथवे आता है, साइक्लोऑक्सीजनेज लाइपोऑक्सीजनेज। साइक्लोऑक्सीजनेज के प्रेजेंस में सबसे पहले बनता है PgG2, देन PgH2, और फिर फर्दर हमारे यहां पे डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, जहां हमारा बनता है PgD2, PgE2, PgA2, PgF2 अल्फा, और साथ ही साथ हम बात करेंगे PgI2, और नेक्स्ट हमारा थ्रोम्बोक्सेन की बात करते हैं। ये बातें याद आ रही हैं? अब जरा आपसे पूछा क्या गया है कि स्टेप्स में क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ PgA2 फॉर्म, नहीं सर, सबसे पहला स्टेप तो होगा एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज टू रिलीज ऑफ अरेकिडोनिक एसिड, यानी C से बात शुरू होगी। अब इसका एक्टिवेशन होगा, फिर क्या बनेगा, अब बनेगा हमारा PgG2 बनेगा सर। तो दूसरा हमारा स्टेप होगा B होगा, देन PgH2 बनेगा, देन हमारा D होगा, और लास्टली में हमारा A आएगा, यानी CBDA का ऑप्शन जहां दिखे वहां आप लगा दीजिए। ये हमारा सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे में से एक है कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से फॉस्फोलाइपेज A2 के प्रेजेंस में अरेकिडोनिक एसिड बनेगा, जो फर्दर PgG2, PgH2 बनाएगा, देन हमारा PgE2, D2, F2 अल्फा, थ्रोम्बोक्सेन और PgI2 की बात किया जाएगा। ये सारी चीजें हमारी बनती हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या होता है वो चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए। मैच लिस्ट वन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग विथ लिस्ट टू ऑफ देयर मॉलिक्यूलर टारगेट फॉर द एक्शन। एंटी डायबिटिक ड्रग पढ़ाए हो ना, वहां पे आपने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की बात किया है ना, सल्फोनिल यूरिया आया होगा, मेग्लेटिनाइड आया होगा, थायाजोलिडिन डाइओन आया होगा, या साथ ही साथ हम बात करेंगे हमारा ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर की बात किया गया होगा, या सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLP-1 एनालॉग की बात किया होगा, DPP-4 इनहिबिटर की बात किया गया। क्लासिफिकेशन याद आ गया दिमाग में? चलो आगे बढ़ते हैं। डेपाग्लिफ्लोजिन, सर हमने बोला ग्लिफ्लोजिन कहीं आए, डेपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन क्या होगी, SGLT2 इनहिबिटर होगी। लीजिए सर, A for 3 आंसर लगाइए, यहीं से आंसर आगे मिलेगा। आगे चलते हैं। रेपेग्लिनाइड, हमने क्या बोला था, रेपेग्लिनाइड, मेग्लेटिनाइड, नेटेग्लिनाइड, हमने बोला था मोगली नाटा है और रैप करता है, यानी मेग्लेटिनाइड क्लास की ड्रग है हमारी कौन सी, नेटेग्लिनाइड और रेपेग्लिनाइड। अब बेटा यहां पे ड्रग तो आ गई ना मेग्लेटिनाइड क्लास की ड्रग, लेकिन मेग्लेटिनाइड करती क्या है, तो सल्फोनिल यूरिया, जैसे हमारा सल्फोनिल यूरिया काम करती है ना, ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को इनहिबिट करती है, ये भी तो वही करेगी सर, ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को इनहिबिट करेगी। अभी तो दोनों बातें सही चल रही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रोजेग्लिटाजोन, क्या याद आता है, रोज पियो थोड़ा थोड़ा, तो रोजेग्लिटाजोन क्या है हमारा, थायाजोलिडिन डाइओन क्लास की ड्रग है, जिसको हम बोलते हैं PPAR गामा एक्टिवेटर बोलते हैं। अब यहां पे देखो कहीं दिख रहा है, हाँ जी सर, PPAR गामा रिसेप्टर एगोनिस्ट दिख रहा है, यानी हमारा C for 4 आ जाएगा, तो C for 4 यहां मिला हमें। आगे देखो क्या है, रेगाग्लिटाजार, ये न्यूअर ड्रग है, और इसकी अब देखो 3 से हमारा एलिमिनेशन से आंसर तो आ गया, लेकिन फिर भी ये सुन लो। अगर हम बात करेंगे रागाग्लिटाजार की बात होती है, ये ऐसी ड्रग है जिसमें दोनों प्रॉपर्टी है, यानी PPAR गामा और PPAR अल्फा दोनों पे एगोनिस्ट प्रॉपर्टी रखती है, ये उस क्लास की ड्रग है, इसलिए D for 2 का आंसर आएगा, और आपका यहां पे D आंसर आपको मिल जाएगा। क्लासिफिकेशन अगर आपने याद किया है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का, तो आपको वहीं से याद आएगा सर, मेग्लेटिनाइड क्लास की ड्रग क्या करती है, ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है, यहीं से हमारी आगे गाड़ी बढ़ी। हमने फर्दर हमारा बोला कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर हमारा डेपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन आ गया। नेक्स्ट हमने यहां पे बोला सर PPAR गामा एक्टिवेटर, रोजेग्लिटाजोन, पियोग्लिटाजोन, ट्रोग्लिटाजोन आती है। मिल रहा है आंसर समझने से, मैं बार बार बोल रहा हूं। नेक्स्ट, which one of the following icosanoid is synthesized from the linoleic acid via the cyclooxygenase pathway? अभी तो बोला था कि कॉक्स पाथवे से प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, लॉक्स पाथवे से ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं।
अब कॉक्स पाथवे से बात किया जाएगा और कॉक्स पाथवे में आपसे बोला गया क्या सिंथेसाइज्ड होता, तो दो चीजें सिंथेसाइज्ड होती, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है और थ्रोम्बोक्सिन होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करोगे तो सर पीजीई1 ई2 आपको देखने को मिल रहा है, थ्रोम्बोक्सिन की बात करोगे टीएक्सए2 देखने को मिलेगा, तो ल्यूकोट्राइन तो होगा नहीं सर। और ये भी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसानोइड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द वाया द साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, तो आंसर पीजीई1 की बात करोगे क्योंकि आपसे पूछा गया है इकोसानोइड की बात किया गया है, आपका वो आंसर आ जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, इकोसा मतलब क्या है, 20 कार्बन कंटेनिंग पॉली अनसैचुरेटेड हमारा फैटी एसिड की बात होती है इकोसा नोइड, वहीं से तो हमारा एग्जांपल है लिनेटिस प्लास्टिका इज फॉर्म ऑफ, ये पैथोफिजियोलॉजी का एक क्वेश्चन है कि लिंटिस प्लास्टिका की बात किया जाएगा तो वो क्या होता है, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, एक्लेसिया कार्डिया और क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्रिटाइटिस, तो आंसर है सर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की बात होती है। नाम ही क्या है, लिनेटिस प्लास्टिका की बात है, जहां पे हमारा नियोप्लास्टिक, आपने पढ़ा होगा नियोप्लास्ट यानी कैंसर की बात होती है, तो ये कार्सिनोमा कार्सिनोमा की बात कर रहा है। सो लिंटिस प्लास्टिका इज अ फॉर्म ऑफ द गैस्ट्रिक कार्सिनोमा वेयर गैस्ट्रिक कैंसर मेनली अकर्स एंड इट इज टाइप ऑफ द डिफ्यूज स्टमक कैंसर की बात होती है, जहां रिजिडिटी ऑफ द स्टमक सेल्स में देखने को मिल जाता है और हमारा स्टमक का प्रॉपर फंक्शन डिसबैलेंस होता है। Thus, drug used in the treatment of glaucoma by increasing trabecular outflow of aqueous humor, जरा याद करो, आपने पढ़ा है बहुत प्यार से ग्लाउकोमा में हमने देखा है दो क्लासेस में ड्रग आती हैं, एक वो जो हमारे एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को डिक्रीज करे और दूसरी वो जो उसके एक्सक्रीशन या आउटफ्लो को इंक्रीज करे। आपसे प्रोडक्शन की बात नहीं की गई है, आपसे आउटफ्लो की बात की गई है। इसमें दो पाथवे आते हैं, एक ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो आता है, एक यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो आता है। ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो में दो क्लासेस की ड्रग आती हैं, एक माइटोटिक एजेंट पिलोकार्पिन और फाइसोस्टिग्मिन आती है और दूसरी अल्फा 2 एगोनिस्ट हमारी डिपिवेफ्रिन आती है। जबकि यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो में आपकी लेटनोप्रोस्ट एंड बिमेटोप्रोस्ट देखने को मिलती है। जबकि प्रोडक्शन घटने की जब बात होती है तो यहां हम बोलते हैं अल्फा बाइंडर, बीटा ब्लॉकर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर आर बैड। अब जरा देखो अल्फा बाइंड, तो आपका आंसर तो मिल गया सर कि ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो पे पिलोकार्पिन करेगी, लेकिन बाकी के बारे में बात करते हैं। जैसे एप्राक्लोनिडिन अल्फा बाइंडर प्रोडक्शन घटाएगी, ब्रिंजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर प्रोडक्शन घटाएगी, टिमोलॉल बीटा ब्लॉकर प्रोडक्शन घटाएगी। एक्सक्रीशन पे तो एक ही काम कर रही है सर, पिलोकार्पिन की बात होगी, वहीं से तो आंसर आ जाएगा ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो माइटोटिक एजेंट पिलोकार्पिन फाइसोस्टिग्मिन। इधर की बात अलग, इधर की बात अलग, ट्रेबेक्युलर में माइटोटिक और अल्फा 2 एगोनिस्ट, बस इन्हीं को तो पकड़ना था। डैश is synthetic progestin with weak estrogenic, weak androgenic, anabolic and poor anti-ovulatory action। क्या बात है, एक सिंथेटिक प्रोजेस्टिन का नाम पूछा गया है। अभी हमने प्रोजेस्टिन देखा भी होगा, दो क्लासेस में आती हैं, एक हमारा आता है प्रोजेस्ट्रॉन सिंथेटिक प्रोजेस्टिन डेरिवेटिव, एक आता है 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव आता है। अब यहां पे अगर सिंथेटिक की बात करोगे तो सर डाइमेथेनेस्टेरोन की बात होगी, नॉर इथेंड्रोन की बात होगी, लाइनेस्टेरोनॉल की बात होगी या नॉर्जेस्ट्रॉल की बात होगी, तो सर पहला ही आंसर आ जाएगा जहां पे हम डाइमेथेस्टेरोन की बात होगी। जरा एक मिनट, अगर क्लासिफिकेशन वो मॉड्यूल उठाइएगा, जरा मॉड्यूल में देखिएगा कि प्रोजेस्टिन डेरिवेटिव बाकी जितने भी हैं ना हमारे 19 नॉट टेस्टोस्टेरोन वाले में है, ये हमारी ऐसी है जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव है। साथ ही साथ सर इसमें वीक एंड्रोजेनिक, वीक एनाबोलिक, पुअर एंटी-ओवुलेटरी एक्शन भी इसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज द डाइमेथेस्टेरोन की बात आती है। ये सिंथेटिक प्रोजेस्टिन है। दैट्स कंपाउंड ड्रग आर बोथ ब्लड साइजेंटोसाइड एंड गैमेटोसाइड। क्या बात है, देखो अब मलेरिया में जब आपने पढ़ा है तो पहला पढ़ा होगा
प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल पे काम करने वाली ड्रग, फिर एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल पे फिर ब्लड यानी इरिथ्रोसिटिक साइकिल की बात होती है। अब आपके ब्लड साइजेंटोसाइड यानी इरिथ्रोसाइडल की बात हो रही है, करेक्ट है। अब इरिथ्रोसाइडल की बात करोगे सर, लगभग हमारी सभी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन आपको साथ साथ बोला गया सर गैमेटोसाइड की बात हो रही है। देखो ये गैमेटोसाइड मतलब गैमीट्स, यानी हमारे कहां पे सर, जो हमारे मैक्रोगैमीट और माइक्रोगैमीट बन रहे हैं ना, उनको भी किल करे। तो ये काम तो सर हमें कहीं और नहीं, हमें 4 और 8 अमीनोक्विनोलिन में मिलता है, मेनली 4 अमीनोक्विनोलिन में। अब जरा यहां पे देखो, आर्टिमिस्टिन प्योर ब्लड साइजेंटोसाइड है, फास्ट एक्टिंग है। प्रोगुआनिल की बात करा जाएगा तो प्रोगुआनिल ब्लड साइजेंटोसाइड है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल पे, लीवर पे काम करती है, स्पेशली फॉर द फैल्सिपेरम की बात होती है। सिंकोना से हमें क्विनिन मिलेगी जो हमारी क्या होती है, ब्लड साइजेंटोसाइडल है। लेकिन अगर हम टेफनोक्विन की बात करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, आर्टिमिस्टिन ब्लड साइजेंटोसाइड रैपिडली एक्टिंग, प्रोगुआनिल हमने बोला ये हमारे किसमें, प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल पे, सिंकोना यानी क्विनिन हमारी ब्लड साइजेंटोसाइडल है। लेकिन टेफनाक्विनोन की बात करेंगे, मैंने पहले ही बोला है कि अगर 4 अमीनोक्विनोलिन की बात हो रही है तो वो हमारी ब्लड साइजेंटोसाइड और गैमेटोसाइडल दोनों में देखने को मिलती है, मेनली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात होती है, वहां पे आता है। म्यूकोजल डैमेज इज मोर कॉमन विथ इमिडाजोलिन अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट यानी क्लोनेडिन, सिंपल सा आप समझो, एगोनिस्ट देन फिनाइलेफ्रिन इज बिकॉज। अब आपसे बोला गया कि बताइए कि हमारा जो म्यूकोजल डैमेज होता है मेनली वो अल्फा 2 एगोनिस्ट की वजह से ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अल्फा, फिनाइलेफ्रिन तो अल्फा 1 एगोनिस्ट है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या मैं यहां पे अल्फा 1 को देखूं? क्या नहीं देखना सर, क्योंकि हमसे पूछा गया है अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट की बात हो रही है, इसीलिए तो उसमें ज्यादा हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। अब बताइएगा जरा, अल्फा 2 मीडिएटेड वैसोडाइलेशन इन वेनस वेसल्स या अल्फा 2 मीडिएटेड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इन आर्टरियोल्स की बात होगी। अब यहां पे एक चीज समझने वाली चीज है, आप सीधे बोलोगे कि सर अल्फा 2 तो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स में प्रेजेंट है, और प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट होगा तो नॉरएड्रेनालिन का रिलीज घटाएगा, नॉरएड्रेनालिन का रिलीज घटाएगा तो वेनोडाइलेशन देखने को मिलेगा, यानी वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और दूसरे एंगल से चलते हैं, नहीं सर, दूसरा पॉइंट सर हमारा अल्फा 2 प्रीसिनेप्टिक है मेनली, लेकिन कुछ ब्लड वेसल्स में हमारा पोस्ट सिनेप्टिक भी पाया जाता है और वहां पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है केवल आर्टरियोल्स में। इस वजह से वहां पे हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से वहां पे हमें क्या मिलता है, ब्लीडिंग, या मैं बोलूं म्यूकोजल डैमेज मोर कॉमन। सो फिनाइलेफ्रिन सेलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करती है, लेकिन इमिडाजोलिन अल्फा 2 एगोनिस्ट की बात करेंगे, कॉजेज prolonged and intense vasoconstriction due to the alpha 2 mediated receptor stimulation, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, इस्चीमिया होगा, रीबाउंड कंजेशन देखने को मिलेगा एंड हायर रिस्क ऑफ द म्यूकोजल एट्रोफी एंड डैमेज मिलेगा। म्यूकोजल डैमेज क्यों हुआ पहले वो समझने की जरूरत है। कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से ब्लड सप्लाई वहां पे रिड्यूस होगा, ब्लड फ्लो वहां पे रिड्यूस होगा और उसकी वजह से इस्चीमिया होगा और हमारा म्यूकोजल सेल्स डैमेज होंगी। The timing of administration of evening dose of insulin is important because of DAS phenomena। अच्छा एक चीज बताइए, जो फास्टिंग ब्लड शुगर किया जाता है वो सुबह ही क्यों किया जाता है, मॉर्निंग में ही क्यों किया जाता है? भाई हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया, लंच कर लिया या दोपहर में लंच कर लिया, बीच में हमने 6 घंटे का ब्रेक करके हम सुबह भी तो मतलब इवनिंग में भी तो जाके फास्टिंग करा सकते हैं ना, कि हम 6 घंटे फास्ट थे, लेकिन नहीं, सुबह ही होता है। ऐसा क्यों? रीजन, क्योंकि जो मैक्सिमम हमारा इंसुलिन या हम बोले ग्लूकेगॉन वगैरह का वर्किंग होता है वो एट द टाइम ऑफ द नाइट होता है, और इसी वजह से हम हमेशा मॉर्निंग टाइम पे ही लेते हैं। अब मॉर्निंग टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंसुलिन डोज होता है कि हमने
शाम में क्या डोज लिया है, और सुबह उसकी वजह से जो फिनोमिना आएगा वो कहलाता है डाउन फिनोमिना कहलाता है, डेंस नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं। ये रिसर्च का वर्क पूछा गया, थोड़ा सा और ज्यादा आपसे इन्फॉर्म लेवल का, लेकिन हाँ, द टाइमिंग ऑफ इवनिंग इंसुलिन डोज इज इंपॉर्टेंट इन द अर्ली मॉर्निंग ब्लड ग्लूकोज, इट इज कॉल्ड एज द डाउन फिनोमिना। क्यों सर? It is an early morning rise in blood glucose level occurs between 2 am to 8 am। हमने बोला सबसे ज्यादा जो ब्लड ग्लूकोज, क्यों सर? क्योंकि हमने जो खाना खा के रात में सो गए हैं ना, तो वो ग्लूकोज का हमारा एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड में जाएगा, और सबसे ज्यादा ब्लड ग्लूकोज कब बढ़ाता है? सुबह 2 से 8 के बीच में। और अगर उसी समय नॉक्टर्नल सिक्रीशन ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हमारा जो होता है वो भी इंक्रीज होता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, ग्लूकेगॉन। एक मिनट, अगर आप लोगों ने सुना हो तो कहा जाता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सोने देना चाहिए। क्यों? जितना ज्यादा वो सोएंगे उतना ज्यादा उनकी ग्रोथ होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जब हम नॉक्टर्नल सिचुएशन में होते हैं उस समय हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन कराता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। इसलिए हम यहां पे क्या करते हैं? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करते हैं। A 65-year-old man suffered a myocardial infarction and is given tissue plasminogen activator within 6 hours of onset of the thrombosis to achieve one of the following। जरा मुझे ये बताओ बेटा, अगर कोई ड्रग है जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, उसको आप क्या बोलोगे और वो करती क्या है? तो प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनेगा और प्लाज्मिन क्या करेगा? इनसॉल्युबल फाइब्रिन को ब्रेक डाउन कर देता है वाटर सॉल्युबल फाइब्रिन में। याद आ रही है बातें? जरा ऑप्शन देखना क्या कहलाएगा? प्रिवेंट एक्टिवेशन ऑफ द एक्सट्रिंसिक पाथवे। मैंने पहले ही भी बोला था कि सर ये ब्लड कोआगुलेशन के बाद काम करती हैं, तो कोआगुलेशन पाथवे को हैम्पर्ड नहीं करेंगी। इनहिबिट थ्रोम्बिन, क्या ये थ्रोम्बिन के एक्टिवेशन को इनहिबिट करेंगी? ऑब्वियस सी बात है नहीं सर, क्योंकि क्लॉटिंग हो चुकी है। इनहैंस डिग्रेडेशन ऑफ द फैक्टर्स 8th A और 5th A, नहीं सर अगर हमारा प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन एक्टिवेट होगा तो फाइब्रिन का ब्रेकडाउन होगा, इसीलिए प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को हम फिब्रिनोलाइटिक बोलते हैं, यानी वो फाइब्रिन के ब्रेकडाउन को इनहैंस करेंगी। इसलिए आंसर यहां पे डी आएगा। क्या वो बातें आप भूल गए? क्या वो बातें आप भूल गए कि प्लाज्मिनोजन से बनेगा प्लाज्मिन, और यही प्लाज्मिन हमारा जो फाइब्रिन है वाटर इनसॉल्युबल, उसको फाइब्रिन वाटर सॉल्युबल में ब्रेक डाउन कर देगा। और यहीं पे हमने बोला था जो इस प्रोसेस को बढ़ाती हैं उनको हम बोलते हैं फिब्रिनोलाइटिक, और नाम तो आपको याद आ ही जाएगा। हाँ जी सर, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टप्लेज, रेटेप्लेज की बात होती है, और जो इस प्रोसेस को इनहिबिट करती हैं उनको हम एंटी फिब्रिनोलाइटिक बोलते हैं, जहां हमारा ईका और ट्रेनेमेक्सिक एसिड देखने को मिलता है, वो एंटी फिब्रिनोलाइटिक है। खैर इजी है, बस समझना जरूरी है। नेक्स्ट, a non-volatile high lipid soluble drug is metabolized at rate of the 15% per hour on intravenous injection। high lipid soluble drug है, ध्यान रखना। on intravenous injection it produces general anesthesia for 10 minutes, और जब इसको आईवी रूट से दिया गया तो ये 10 मिनट्स के लिए एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है, जबकि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो 15% पर आवर है। Which process is responsible for the termination of its action? मतलब 1 घंटे में वो 15% ही डिग्रेडेड होती है, लेकिन जब आईवी रूट से दिया जाता है तो वो केवल 10 ही मिनट के लिए काम करती है। क्यों सर? क्योंकि वो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, और जहां हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग की बात आती है आपको वहां पे रिडिस्ट्रीब्यूशन याद आता है, इस वजह से उसका एक्शन हमारा जल्दी टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि ड्रग रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और ड्रग का नाम आप सभी से मुझे कमेंट में सुनना है, रिडिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट का। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाएगा। हाँ जी सर, इकलौती हमारी जनरल एनास्थेटिक में हमने इसके बारे में पढ़ा है, और वो ड्रग आप मुझे बताओगे। चलिए नेक्स्ट, डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर कैन अकर्स एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ
एक चीज बताइए, आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ सकते हो एक नॉर्मल रिदम, एक नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन अगर सपोज आपको प्रेशर दे दिया जाए, अरे नहीं तुम्हें पढ़ना है, करो ये करो ये करो, ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो, आप कहोगे सर कुछ नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स सर आप डाउन रेगुलेट हो गए। क्यों? क्योंकि आप पे रिसेप्टर, आप एज अ रिसेप्टर हो और आपके एगोनिस्ट इतना ज्यादा हावी हो चुके हैं कि आपका पूरा काम कर करके रिसेप्टर ही डाउन रेगुलेट हो चुका है। सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ एगोनिस्ट कैन लीड टू द डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर। ज्यादा काम, कहते हैं ना कभी कभी बिना खाए भूख लग मतलब पेट दर्द होता है, और कभी कभी ज्यादा खाने से भी पेट दर्द होता है। तो यहां पे अगर कंटिन्यूअसली एगोनिस्ट का यूज किया जाएगा तो जो रिसेप्टर है वो डाउन रेगुलेट हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं क्या? डाउन रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर अकर्स व्हेन द प्रोलॉन्ग्ड स्टिमुलेशन और एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर बाय द एगोनिस्ट की बात किया जाएगा। इट कैन डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस और उसकी सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाए। पैथोजेनेसिस ऑफ एथ्रोमेटस प्लेग बाय रिस्पॉन्स टू इंजरी थ्योरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सर पैथोजेनेसिस ऑफ एथ्रोमेटस प्लेग की बात हो रही है, प्लेग के फॉर्मेशन की बात हो रही है, क्यों हो रही है और उसमें कौन कौन से रिस्पॉन्स आ रहे हैं। हाँ जी, तो ये फोम सेल होगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या होगा भाई, इंडोथीलियल सेल्स है। अब इंडोथीलियल सेल्स हैं तो उसका डिसफंक्शनिंग होगा। सबसे पहले शुरुआत तो यहीं से होगा, यानी सी से होगा। वैसे खैर आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी सुनिएगा। सबसे पहले क्या होगा, इंडोथीलियल सेल्स की डिसफंक्शनिंग होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे फोम सेल्स का, आर्टरी की बात हो रही है हमारी, उस पे हो रही है, वहां पे फोम सेल्स का फॉर्मेशन होगा, यानी डी प्रोसेस होगा। फर्दर सर टी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन होगा, वहां टी लिम्फोसाइट आएगा और वहां पे हमारे जितने भी मीडिएटर हैं, इंफ्लामेटरी मीडिएटर, उनको एक्टिवेशन और माइग्रेशन होगा, यानी ए और ए के बाद हमारा बी आएगा। तो राइट आंसर यहां पे क्या होगा, बी आंसर मिल जाएगा। सी डी ए बी की बात किया जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आप अगर प्लेग के फॉर्मेशन होता कैसे, सबसे पहले सर ये हमारी आर्टरी है। अब आर्टरी की लाइनिंग पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा इंडोथीलियल डिसफंक्शनिंग होगा, यानी डैमेज होगा, आर्टरी डैमेज होगी। वहां पे हमारा क्या होगा, फोम सेल्स का फॉर्मेशन होगा, टी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन होगा, और लास्टली हमारा जो टी सेल्स एक्टिवेट हो चुकी है वो वहां पे इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स का मूवमेंट कराएगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा हैज फॉलोइंग फीचर्स, फाइंड आउट देम। कौन कौन से फीचर्स होते हैं एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा? हिमेटो मतलब ब्लड की बात हो रही है, ओमा मतलब वहां पे ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और कहां पे, सबड्यूरल स्पेस पे, उसकी बात हो रही है। सबसे पहले क्या होगा, वहां पे ब्लड ऑफ वेनस ओरिजिन, एक्यूमुलेट ब्लड इन लिक्विड फॉर्म। हाँ जी सर, नो सिग्निफिकेंट कंप्राइज ऑफ द गायरी, सिम्टम डेवलप स्लोली। सर ब्लड इज ऑफ वेनस ओरिजिन, हमारा जो आ रहा है उसकी ओरिजिन पे हो सकता है, एक्यूमुलेशन होगा, और ये जो सिम्टम्स डेवलप होंगे ना स्लोली होंगे। नो सिग्निफिकेंट कंप्रेशन ऑफ द गायरी, गलत बात है सर, कंप्रेशन होगा, इसलिए आपको ए बी डी देखने को मिलेंगे। ये तीनों फीचर्स हमें मिलेंगे ड्यूरिंग द एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा। सो इसलिए एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा स्पेशली लार्जर वन कैन exert significant pressure on the brain tissue. This compression can lead to the various neurological symptoms, इसकी वजह से हो सकते हैं। Effect of nitrate and calcium channel blocker in angina pectoris. नाइट्रेट डायलेशन करता है, डायलेशन करेगा तो क्या होगा उसकी वजह से, सर जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा, यही हमारा होने वाला है। बढ़िया, अब आओ देखते हैं। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सर ये हमारा दोनों चीज करेगा, हार्ट रेट भी रिड्यूस करेगा और प्रेशर भी रिड्यूस करेगा। तो डिक्रीज इन हार्ट रेट, हाँ जी सर, क्योंकि सर जब, एक चीज मुझे बताइए, अगर ब्लड कम आया हार्ट में तो हार्ट रेट भी तो कम होगा ना, कार्डियक आउटपुट भी तो कम हो जाएगा ना। भाई हमने प्रीलोड क्यों रिड्यूस करते हैं, इसीलिए तो करते हैं। तो हार्ट रेट रिड्यूस होगा, आर्टेरियल प्रेशर भी रिड्यूस होगा। इंक्रीज इजेक्शन टाइम या इंक्रीज डायस्टोलिक वैल्यू, नहीं सर, आपका आंसर ए और बी यहां पे देखने को मिलेगा कि हार्ट रेट और प्रेशर ये दोनों डिक्रीज होंगे, और इसीलिए तो एंजाइना में इनको दिया जाता है, या सीएचएफ में इनको इसीलिए तो दिया जाता है। Nitrate causes vasodilation, which decreases blood pressure, reduces the workload of the heart. That's why they reduce the pressure.
Calcium channel blocker can slow the heart rate by inhibiting the influx of the calcium through the muscles cells. Pharmacological property of inhaled anesthetic match list 1 with the list 2. आपके सामने यहाँ पे anesthetic agent दिए गए हैं और यहाँ पे blood gas partition coefficient दिया गया है. सबसे कम अगर ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट अंडर द जनरल एनास्थेटिक बात करोगे तो नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि गैस है तो सबसे कम पार्टीशन कोफिशिएंट नाइट्रस ऑक्साइड का है. और सबसे ज्यादा किसका होता है सर? हैलोथेन, इसीलिए उसकी पोटेंसी ज्यादा होती है, इसीलिए वही पेट्रोटॉक्सिसिटी भी कॉज करती है. तो नाइट्रस ऑक्साइड सबसे कम यानी 0.45 के आसपास है, 0.47 दिया है, ये मिला देंगे. अगर आप यहां पे बात करोगे A43 की बात करोगे, आपका आंसर तो खैर आ गया. देन सिवोफ्लुरेन की बात करना 0.69 आएगा, आइसोफ्लुरेन 1.4 और हैलोथेन की बात करोगे सबसे ज्यादा हैलोथेन में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हैलोथेन का गैस पार्टीशन कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होता है 240 के आसपास. तो आंसर हमारा यहाँ पे डी आंसर आ जाएगा. आप ये क्या डिपेंड करता है कि किसी ड्रग का अगर गैस पार्टीशन कोफिशिएंट जितना ज्यादा उसकी हमारी लो सॉल्युबिलिटी देखने को मिलेगी. नाइट्रस ऑक्साइड लो सॉल्युबिलिटी, फास्ट ऑनसेट, हाँ लिपिड सॉल्युबल ज्यादा है तो ऑनसेट ऑफ एक्शन ज्यादा होगा, लेकिन सर रिकवरी भी फास्ट हो जाएगी. सिवोफ्लुरेन मॉडरेट सॉल्युबिलिटी, आइसोफ्लुरेन हायर सॉल्युबिलिटी, लेकिन सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी या लिपिड सॉल्युबिलिटी की बात करूं हैलोथेन में सर स्लोवेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा. मैच लिस्ट 1 एंटी कैंसर एजेंट विद द सेल साइकिल. सेल साइकिल स्पेसिफिक पढ़े है ना, जरा मैच करिए. जेमसिटाबिन, इटोपोसाइड, डॉक्लीटैक्सेल, ब्लियोमाइसिन की बात करोगे. बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर हैं, जरा एक बार मैच करके देखिएगा. कहां से शुरू करना चाहोगे? जेमसिटाबिन किस क्लास की ड्रग है? हाँ जी, सेल साइकिल स्पेसिफिक है, बिल्कुल काम करती है. आंसर आप वहां पे मैच करिएगा जरा. सर कुछ मत जाइए, एस फेज पे जाइए, जेमसिटाबिन आ जाएगी. इटोपोसाइड की बात किया जाएगा, इटोपोसाइड हमारी कहां पे जाएगी सर? जीवन फेज पे हमने पढ़ा होगा, आता है, क्योंकि सर टोपोसाइड टोपो आइसोमरेज 2 इनहिबिटर की बात होगी. डॉक्लीटैक्सेल एम फेज में मिलेगा तो C4 मिलेगा. ब्लियोमाइसिन इकलौती एंटीबायोटिक है जो हमारा G2 फेज में काम करती है, तो एम लिखा है, कोई बात नहीं, G2 फेज देख के चलिएगा. आंसर आपका मिल जाएगा कहां पे? सी आंसर दिखा क्या? हाँ जी सर, सी आंसर दिख जाएगा. अगर वैसे आप एक बेसिक भी अगर आपको पता है, देखो यहाँ पे टोपोसाइड आप दे सकते हो, डॉक्सीटैक्सेल, ब्लियोमाइसिन, कोई ना कोई तो आपको आंसर दे ही देगा. सेल साइकिल, नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग आपने पढ़ी है. मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2. देखो यहाँ पे हार्मोन है, यहाँ डिसऑर्डर है, ग्रोथ हार्मोन दिख रहा है तो एक्रोमेगाली और हमारा गिगेंटिज्म कहीं दिखे तो लगाइए ना भाई. 1 for 3, A for 3 लीजिए सर, या तो ये होगा या तो ये होगा. आगे चलते हैं. एंटी डायबिटिक हार्मोन ADH, डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलेगा सर. कहां जा रहे हो? लगा दीजिए. B for 4 लीजिए, आपका आंसर मिल गया. लेकिन आगे चलिएगा. T3 T4 ग्रेव हार्मोन डिजीज की बात करना, एड्रेनलिन फियोक्रोमोसाइटोमा की बात करोगे सर. बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ ऑप्शंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ने हैं और उनका सीक्वेंस बनाना है. तो ये रहे हमारे टोटल 22 क्वेश्चन फ्रॉम द फार्माकोलॉजी की बात किया जाएगा. हाँ जी, तो अब आप उम्मीद इमेजिन करिए टोटल 75 क्वेश्चन है, जिसमें से 22 क्वेश्चन केवल कहां से हैं? फार्माकोलॉजी से. अब आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो किसको दोगे, ये सोच के चलना. चलिए जूरिस्प्रूडेंस के भी क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़े इजी और मजेदार क्वेश्चन. नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द DTAB. DTAB की बात करते हैं तो 5 हमारे इलेक्टेड, 5 नॉमिनेटेड और 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं. सर आपसे क्या पूछा गया है? नॉमिनेटेड पूछा गया है, 5 लगा के आगे बढ़ जाइए, फ्री के नंबर ले लीजिए सर, सीधी बात. और ये 8 एक्स ऑफिशियो कौन कौन से हैं ये भी आपको देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. चलिए नेक्स्ट. मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2. सर शेड्यूल का क्वेश्चन है, और कहां का शेड्यूल? F1 की बात चल रही है. और F1 में बच्चों आपको कंफ्यूज जरूर किया जाता है, लेकिन अगर आप देख के चलोगे तो एक छोटा सा वर्ड याद रखना. क्या? F1 के लिए याद रखो VSD. जैसा बोलूं वैसा याद रखना, VSD. V की बात करोगे यानी वैक्सीन, S की बात करोगे सीरा, D की बात करोगे डायग्नोस्टिक एजेंट. और V में भी हमारे 2 आ जाते हैं, बैक्टीरिया और वायरल. ये दोनों वैक्सीन आएंगी ना, बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वैक्सीन आती है. तो अब देखो
F1 में वैक्सीन आएगा, F1 का पार्ट 1 में, अब 1 की बात करोगे यानी ये 1 में वैक्सीन है और 1A में बैक्टीरियल वैक्सीन, 1B में हमारा कौन सी है, कहां दिख रहा है सर, ये है, देखिए बैक्टीरियल वैक्सीन दिखेगा तो 1A और वायरल वैक्सीन दिखेगा 1B। पार्ट 2 मैंने बोला सीरा की बात करिएगा सर, पार्ट 2 यानी सीरा में चले जाओगे और पार्ट 3 यानी डायग्नोस्टिक एजेंट पे चले जाओगे। अब बताइएगा 3 4 2 1 सी आंसर आ जाएगा। ये VSD याद रखना और V में पहले B देन V की बात करोगे। ABCD पढ़ा है ना? हाँ जी सर, बड़ा इजी है। 1A की बात करोगे ये हमारा बैक्टीरियल वैक्सीन, 1B की बात करोगे वायरल वैक्सीन, 2 की बात करोगे सीरा आ जाएगा, 3 की बात करोगे डायग्नोस्टिक एजेंट, इसीलिए हम इसको VSD याद करते हैं। चलिए नेक्स्ट, ICH International Council of Harmonization of Technical Requirement for Pharmaceutical for Human provide guidelines that address the chemistry possible impurities, their level and safety aspect as ICH code are there। सर ICH गाइडलाइंस हमारे QSEM पे चलता है सर, ये क्वालिटी की बात चल रही है और कौन सी बात चल रही है, फॉर द फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन प्रोवाइड गाइडलाइंस दैट एड्रेस द केमिस्ट्री पॉसिबल। इसको एक बार देखोगे ना Q3A की बात कर लिया जाएगा, एक बार ये गाइडलाइंस देख लेना, अभी नहीं, ये रिवीजन टाइम की बात होगी, मैं वहां पे आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीजें आपको देख के जाना है, इसका इतने ज्यादा फोकस नहीं करने की जरूरत है। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन फ्रॉम द फार्माकोलॉजी एंड जूरिस्प्रूडेंस, जो काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन थे। मैं इनको जरूर कहूंगा ये क्वेश्चन वही करेगा जिसने वाकई मेहनत से पढ़ाई किया है। बाकी कहेंगे सर क्वेश्चन बहुत टफ है, देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन आपके इमेजिन करने में, समझने, कोरिलेट करने से आंसर बनेंगे। तो मेरे पार्ट में यहीं तक, आगे सर और मैम लोग आपको कंटिन्यू लेके चलेंगे, लेकिन ये 75 क्वेश्चन पूरा डिस्कस जरूर करिएगा। थैंक यू। आगे वाले पोर्शन में बढ़ते हैं, जिसमें यहाँ पे हम फार्मास्यूटिक्स और उससे रिलेटेड जितने भी अलाइड सब्जेक्ट है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन CTPG 2024 में बने थे उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बना है, द प्रिंसिपल ऑफ पल्स हाइट प्रोपोर्शनलिटी टू पार्टिकल वॉल्यूम इज यूज्ड इन। जी हाँ, किसकी बात हो रही है, पल्स हाइट प्रोपोर्शनलिटी का पार्टिकल वॉल्यूम का प्रिंसिपल किस मेथड में यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे जब पार्टिकल वॉल्यूम की बात हो रही है तो काउल्टर काउंटर मेथड की बात आएगी। क्यों? क्योंकि जो काउल्टर काउंटर मेथड होता है वो साइज ऑफ द पार्टिकल और वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल किसी सस्पेंशन में यहाँ पे क्या करता है, डिटरमाइन करने का काम करता है। तो यहाँ पे पल्स हाइट का कॉन्सेप्ट कब आता है, तो देखिए जब भी आप क्या करते हो, सिंपली ओरिफिस से पास कराया जाता है। यहाँ पे आपको पता ही होगा कि काउल्टर काउंटर मेथड पार्टिकल के साइज और पार्टिकल का नंबर कितना है सस्पेंशन में उसको बताने का काम करता है। अब ये कैसे वर्क करेगा, सस्पेंशन को हम स्मॉल ओरिफिस से पास करवाते हैं। जब सस्पेंशन को स्मॉल ओरिफिस से पास करवाएंगे ना तो क्या होगा, ये इक्वल वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिस्प्लेस कर देगा। अब इक्वल वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओरिफिस चेंज भी हो जाएगा। अब जब चेंज हुआ ना तो क्या होगा, पल्स ऑफ करंट जनरेट किया। अब पल्स ऑफ करंट जनरेट करने से क्या होता है, हाइट ऑफ द पल्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पार्टिकल के वॉल्यूम का। इसीलिए काउल्टर काउंटर मेथड सिंपली पार्टिकल वॉल्यूम को यहाँ पे हाइट ऑफ द पल्स के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसीलिए राइट हुआ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चले तो यहाँ पे पूछा गया है, अबाउट थियोब्रोमा ऑयल पॉलीमॉर्फ्स चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जी हाँ, अबाउट द थियोब्रोमा ऑयल पॉलीमॉर्फ्स चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था और ये क्वेश्चन में लगभग सारे ऑप्शन सही थे। पिछली बार भी इस क्वेश्चन को लेकर के क्या था, क्वेरी हुआ था और सारी चीजें थी। इसमें देखो चारों ऑप्शन लगभग सही है। क्या, जो गामा फॉर्म होता है 18 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होती है थियोब्रोमा ऑयल की, ये भी सही है। बीटा फॉर्म जो होता है वो 34 से 35 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होगी, ये भी सही होता है। बीटा प्राइम फॉर्म जो होता है वो 28 से 31 डिग्री उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। और अल्फा फॉर्म की बात कर ले तो इसका 24 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो भैया थियोब्रोमा ऑयल के अंतर्गत यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन सही है। गामा फॉर्म का 18 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होगा, अल्फा का 24 डिग्री होगा, बीटा प्राइम का 28 से 31 होगा, बीटा फॉर्म का 34 से 35 होगा। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही थे, इसीलिए ये वाले क्वेश्चन में डाउट था और क्वेरी में गया था तो सबको नंबर मिल गया था, इसीलिए यहाँ पे सारे ऑप्शन। अब लैकमैन में सिंपल जब बुक उठाओगे ना तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो अल्फा फॉर्म है उसका 24 डिग्री सेल्सियस होता है, गामा फॉर्म है उसका 18 डिग्री सेल्सियस होता है ना। बीटा फॉर्म की बात कर ले 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। बीटा डैश की बात कर ले 28 से 31। अलग अलग जो आपके थियोब्रोमा ऑयल के फॉर्म होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड सारे ऑप्शन करेक्ट थे।
लेकिन करेक्ट हम कैसे चूज करें, सभी करेक्ट है, तो यहाँ पे सबको नंबर मिला हुआ था, तो ये वाला आपको डाउट क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बोला गया है ग्लोबुलर प्रोटीन आर बिलीव टू मेंटेन देयर। जी हाँ, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो आपका बाल लाइक स्ट्रक्चर मेंटेन करती है क्योंकि उनके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के कारण, या फिर बाल लाइक स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन के कारण, या सीट लाइक स्ट्रक्चर शो करती है ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के कारण, या फिर पैरेलल सीट लाइक स्ट्रक्चर शो करती हैं ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो भैया सिंपली जो भी ग्लोबुलर प्रोटीन होगी ना वो अपनी बाल लाइक स्ट्रक्चर ही शो करेंगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक है ना। यहाँ पे देख सकते हो कि जितनी भी ग्लोबुलर प्रोटीन है ना वो थ्रू आउट बाल लाइक स्ट्रक्चर ही वाटर में शो करेंगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक इफेक्ट के कारण स्ट्रक्चर आपके बाल लाइक होगा, सीट लाइक वाला नहीं था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे राइट हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है इल्यूट्रेशन डिपेंड्स अपॉन। जी हाँ, इल्यूट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा? मूवमेंट ऑफ फ्लूइड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल, या मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेडिमेंटेशन, या मूवमेंट ऑफ फ्लूइड अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन, या इट इज पॉसिबल इन ऑल डायरेक्शन। देखो अब यहाँ पे इल्यूट्रेशन की बात क्या होगी? देखो एक होता है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन तो नीचे बैठ जाएगा। इल्यूट्रेशन में क्या होता है? अपर पार्ट कुछ क्रीमिंग टाइम होता है, तो भैया सेडिमेंटेशन के अगेंस्ट होगा। अगर हम इल्यूट्रेशन की बात कर ले तो ये सेडिमेंटेशन के अगेंस्ट डायरेक्शन होगा, तो भैया अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ द पार्टिकल। तो इल्यूट्रेशन में ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 1 राइट हो जाएगा। क्या होगा? इल्यूट्रेशन सेडिमेंटेशन के अगेंस्ट हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हुआ कि भैया अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। कब हुआ? अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है बाउंड मॉइस्चर ऑफ अ सॉलिड इज। सॉलिड का बाउंड मॉइस्चर क्या हुआ? लिक्विड दैट एक्सर्ट वेपर प्रेशर इक्वल टू द देन फ्री ऑफ लिक्विड, या लिक्विड दैट एक्सर्ट अ प्रेशर लेस देन दैट ऑफ प्योर लिक्विड, या लिक्विड दैट एक्सर्ट अ प्रेशर मोर देन दैट ऑफ अ प्योर लिक्विड, या लिक्विड दैट एक्सर्ट प्रेशर इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड टू द वेपर प्रेशर टू द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो भैया पार्टिकल के बाउंड मॉइस्चर की बात कर ले, सॉलिड के बाउंड मॉइस्चर की बात कर ले, वो ऐसा लिक्विड होता है जो कि प्योर लिक्विड के लेस देन प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यानी कि लिक्विड दैट एक्सर्ट प्रेशर लेस देन दैट ऑफ अ प्योर लिक्विड। तो वो हो गया आपका बाउंड मॉइस्चर। बाउंड मॉइस्चर की बात कर ले तो भैया जो भी आपका लिक्विड होगा उससे लोअर वेपर प्रेशर यहां पे शो करने का काम करेगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। अब यहां पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कंपाउंड एल्युमिनियम पेस्ट बीपीसी कंटेंट्स। कंपाउंड एल्युमिनियम पेस्ट के अंतर्गत क्या क्या कंपोजिशन होगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा पाउडर एंड जिंक ऑक्साइड होगा, या फिर एल्युमिनियम पाउडर होगा जिंक ऑक्साइड होगा, या एल्युमिनियम पाउडर लिक्विड पैराफिन और जिंक ऑक्साइड तीनों होगा, या एल्युमिनियम पाउडर सॉफ्ट पैराफिन और जिंक ऑक्साइड। तो भैया यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंपाउंड एल्युमिनियम पेस्ट की तो वहां पे एल्युमिनियम पाउडर भी होगा, जिंक ऑक्साइड भी होगा, एज वेल एज सॉफ्ट पैराफिन भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हुआ। किसकी बात हो रही है? एल्युमिनियम पाउडर की, सॉफ्ट पैराफिन होगी और जिंक ऑक्साइड की, ये सारे के सारे चीजें हो जाएगी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन डिस्क्राइबिंग डिफ्यूजिविटी डी एंड विस्कोसिटी ईटा इज। जी हाँ, स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन ने डिफ्यूजिविटी और विस्कोसिटी को कैसे डिस्क्राइब किया? D is equal to KT अपॉन 6 पाई ईटा आर, या D is equal to K पाई T अपॉन 6 ईटा आर, D is equal to KRT अपॉन 6 ईटा पाई, या D is equal to KR अपॉन 6 ईटा पाई T। तो भैया सिंपली अगर हम बात करते हैं स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन की, तो उन्होंने डिफ्यूजिविटी और विस्कोसिटी को इक्वेशन नंबर 1 यानी कि D is equal to K into T अपॉन 6 पाई ईटा आर, जहां पे ईटा तो विस्कोसिटी हो गई, आर रेडियस हो जाता है, वहीं पे डी क्या है? डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आर क्या है? मोलर गैस कांस्टेंट है, ईटा आपकी विस्कोसिटी की बात होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हुआ स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन के बारे में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो क्वेश्चन लगभग हर जगह आता है, सीयूटी में भी आ गया, इस बार भी आ सकता है। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल मींस, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल का मतलब कितना सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा 1 पार्ट ऑफ सॉलिड के लिए? तो भैया 100 से 1000 पार्ट रिक्वायर्ड होगा, 10,000 से 10,000 पार्ट रिक्वायर्ड होगा, 30 to 100 पार्ट, या मोर देन 10,000 पार्ट। तो भैया वेरी स्लाइटली की बात होगी तो भैया प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 1000 से 10,000 का जो पार्ट सॉल्वेंट का रिक्वायर्ड होगा 1 पार्ट ऑफ सॉलिड के लिए,
यहाँ पे देख सकते हो सॉल्बिलिटी पैटर्न, जहाँ पे वेरी सॉल्युबल की बात होगी लेस देन 1 पार्ट सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट के लिए। फ्रीली सॉल्युबल की बात होगी तो फ्रॉम 1 to 10 सॉल्युबल, फिर उसी 10 को जहाँ छोड़ा 10 to 30 कर दो, 30 को जहाँ छोड़ा स्पारिंगली में आ जाओ 30 to 100 पार्ट। स्लाइटली सॉल्युबल की बात किया जाएगा तो 100 to 1000, वेरी स्लाइटली फिर जो 1000 छोड़ा उससे 10,000 कर दो, इनसॉल्युबल प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल मोर देन 10,000 कर लो। ऐसे कर करके आपको चीजें लानी होगी। क्लियर है? हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सर सोडियम सॉल्ट ऑफ पॉली कार्बोक्सी मेथिल ईथर ऑफ सेलुलोज इज आल्सो नोन एज। जी हाँ, पॉली कार्बोक्सी मेथिल ईथर के सोडियम सॉल्ट को सेलुलोज क्या बोलते हैं? एविसेल बोलेंगे, एविसेल पीएच 101, या फिर पॉली कार्बापॉल सोडियम, या फिर कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज सोडियम। किसकी बात हो रही है? सोडियम सॉल्ट ऑफ पॉली कार्बोक्सी मेथिल ईथर को हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज सोडियम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हुआ। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज सोडियम बोलेंगे। किसको? सोडियम सॉल्ट ऑफ पॉली कार्बोक्सी मेथिल ईथर को। क्लियर है? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर को कैसे डिफाइन करोगे? जी हाँ, एसपीएफ क्या होता है भाई? सन प्रोटेक्शन फैक्टर क्या होता है भाई? जो सन की रेज वगैरह आती है ना, डैमेज करती है, तो सन प्रोटेक्शन फैक्टर किसे बोलेंगे? रेशियो बिटवीन यूवी एक्सपोजर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मिनिमली परसेप्टिबल इरिथमा ऑन अनप्रोटेक्टेड स्किन एंड द एक्सपोजर दैट विल प्रोड्यूस द सेम इरिथमा इन प्रोटेक्टेड स्किन। इरिथमा का मतलब क्या होता है? जो रेडनेस कॉज हो रहा है या फिर आपका डैमेज हो रहा है स्किन, है ना, सन से, उसका रेशियो होगा। या रेशियो बिटवीन यूवी एक्सपोजर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मिनिमली परसेप्टिबल इरिथमा ऑन प्रोटेक्टेड स्किन एंड एक्सपोजर दैट विल प्रोड्यूस द सेम इरिथमा इन अनप्रोटेक्टेड। देखो इसमें क्या है? अनप्रोटेक्टेड पहले कर दिया है, प्रोटेक्टेड बाद में कर दिया है। इनमें प्रोटेक्टेड पहले है, अनप्रोटेक्टेड बाद में है। तो क्वेश्चन ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना। रेशियो बिटवीन यूवी, अच्छा मिनिमली भी है यहाँ पे, मिनिमली परसेप्टिबल इफेक्ट भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑप्शन है द रेशियो बिटवीन यूवी एक्सपोजर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मैक्सिमम परसेप्टिबल इरिथमा ऑन प्रोटेक्टेड स्किन एंड एक्सपोजर दैट विल produce the same erythema in unprotected skin. या ratio between the UV exposure required to produce a maximum perceptible erythema on unprotected skin then the exposure that will produce the same erythema in protected skin. देखिए किसकी बात हो रही है? SPF फैक्टर। SPF फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो UV का एक्सपोजर होता है वो मिनिमम कितना परसेप्टिबल इरिथमा आपके प्रोटेक्टेड स्किन पे कॉज करेगा, और उसका एक्सपोजर जो अनप्रोटेक्टेड स्किन के रेशियो के बीच का जो रेशियो हुआ ना, तो वो SPF कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी, द रेशियो बिटवीन यूवी एक्सपोजर जो कि रिक्वायर्ड है मिनिमली परसेप्टिबल इरिथमा कॉज करने के लिए, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब कॉज करने के लिए, है ना, प्रोटेक्टेड स्किन पे, और जो एक्सपोजर जो कि प्रोड्यूस करेगा सेम इरिथमा अनप्रोटेक्टेड स्किन पे, तो वही चीज सन प्रोटेक्शन फैक्टर बोला गया। क्या बोला गया? सन प्रोटेक्टेड फैक्टर। यानी कि यूवी एक्सपोजर जो हो रहा है बॉडी पे वो कितना मिनिमम इरिथमा कॉज कर रहा है प्रोटेक्टेड स्किन पे, और सेम इफेक्ट कितना अनप्रोटेक्टेड पे कॉज करेगा, उसी का रेशियो है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? सर पूछा गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेकल्स प्लॉट फ्रॉम द फॉलोइंग। जी हाँ, हेकल्स प्लॉट के रिगार्डिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट में कौन सा सही है भाई? इट इज प्लॉटेड बिटवीन लॉग पोरोसिटी -1 अगेंस्ट कंप्रेशनल फोर्स, या प्लॉटेड बिटवीन लॉग पोरोसिटी अगेंस्ट द कंप्रेशनल फोर्स, या प्लॉटेड बिटवीन द पोरोसिटी -1 अगेंस्ट लॉग कंप्रेशनल फोर्स, या प्लॉटेड बिटवीन द पोरोसिटी अगेंस्ट लॉग कंप्रेसिबिलिटी फोर्स -1। ठीक है, किसकी बात हो रही है? हेकल्स प्लॉट की बात हो रही है। हेकल्स प्लॉट के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं किसके बीच में? लॉग पोरोसिटी -1 अगेंस्ट कंप्रेसिबल फोर्स। ये देख सकते हो, हेकल्स प्लॉट की बात कर ले तो क्या होगा? ये आपका हेकल प्लॉट की बात कर ले तो किसकी बात हो रही है? लॉग पोरोसिटी अपॉन 1 अपॉन कंप्रेशनल फोर्स, इसके रिगार्डिंग ये राइट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? सजेस्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ एरोसॉल बॉटल वॉल फ्रॉम टॉप। जी हाँ, एरोसॉल का जो बॉटल होता है उसको टॉप से कौन कौन सा पार्ट होगा उसको यहाँ पे सिंपली आपको बताना है। ठीक है, स्टेम की बात कर ले तो भैया स्टेम ऐसा पार्ट हुआ जहां से आप जब क्या करते हो, प्रेशराइज करते हो, तो यहीं से रिलीज होगा। स्टेम के ऊपर आपके फेरूल होंगे जो कि पूरे स्टेम बॉडी, पूरे इसके वॉल बॉडी को होल्ड करते हैं। तो पहले क्या होगा? पहले आपका स्टेम हो जाएगा, फिर उसको होल्ड करने के लिए बॉडी आ जाएगी, उसके नीचे वॉल की सीट रहेगी और उसी के नीचे ही गैस्केट रहेगा जो कि रोकने से बचाएगा।
तो ABCD यही आपका करेक्ट सीक्वेंस हो गया। सबसे पहले क्या होगा, स्टेम, देन फेरूल, देन वॉल्व सीट, देन माउंटिंग कैस्केट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। देखो सबसे पहले आपका क्या है, स्टेम, सबसे ऊपर स्टेम होगी, ठीक है, स्टेम है। अब स्टेम को होल्ड करने के लिए आपका फेरूल होगा। अब कहोगे सर फेरूल इसमें आ गया, इसको मत सोचना, ये जब स्टेम ऊपर जाएगा तो पहले स्टेम आ जाएगा, फिर फेरूल आएगा, इसके बाद आपकी वॉल्व सीट या वॉल्व बॉडी आ गई, उसके बाद आपका गैस्केट आएगा। तो भैया स्टेम जो कि अपर मोस्ट पार्ट है जिससे प्रोडक्ट रिलीज होता है। फेरूल की बात कर ले, ऐसा मेटल कंपोनेंट है जो कि पूरी असेंबली को होल्ड करता है, फेरूल ही होगा। वॉल्व सीट की बात कर ले तो भैया फेरूल के नीचे, फेरूल के जस्ट नीचे आपकी वॉल्व सीट होगी, वॉल्व सीट होगी, ठीक है, वो क्या करती है, एरोसॉल फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। माउंटिंग गैस्केट की बात कर ले तो गैस्केट आपका यहाँ पे क्या लीकेज वगैरह को प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये पूरा स्टेम, फेरूल, वॉल्व सीट और माउंटिंग, ये चारों स्टेप राइट हुआ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग HLB। जी हाँ, HLB आपने वैल्यू पढ़ा ही होगा। अब करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है। सबसे पहले क्या होगा, वाटर इन ऑयल की बात कर ले, वाटर इन ऑयल की बात कर ले तो भैया 7 से 8 बोल सकते हो। सबसे पहले वाटर इन ऑयल होगा, देन वेटिंग एजेंट होगा, यानी पहले A होगा फिर C होगा, पहले A हुआ फिर C हुआ, उसके बाद क्या होता है, C के बाद ऑयल इन वाटर होगा और लास्ट में सॉल्युबलाइजिंग एजेंट 15 से 18, ठीक है। तो सबसे नीचे D होगा, तो भैया ACBD बोल सकते हो, ACBD बोल सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो भैया सबसे पहले वाटर इन ऑयल, देन वेटिंग एजेंट, देन ऑयल इन वाटर, देन सॉल्युबलाइजिंग, देख सकते हो। एंटी फॉर्मिंग की बात करेंगे, सबसे छोटा 1 से 3। वाटर इन ऑयल की बात कर ले 3 से 8 के बीच में होगा। वेटिंग की बात कर ले 7 से 9 के बीच में हुआ। ऑयल इन वाटर की बात कर ले 8 से 16 और सबसे ज्यादा सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। तो पहले यही तो हुआ, पहले क्या हुआ, वाटर इन ऑयल, पहले वाटर इन ऑयल होगा, देन वेटिंग, देन ऑयल इन वाटर, देन सॉल्युबलाइजिंग, ACBD, यही राइट हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बना है, सर चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन डेवलपमेंट ऑफ अ ड्रग कैंडिडेट। जी हाँ, कोई ड्रग कैंडिडेट को डेवलप करना है तो करेक्ट स्टेप क्या क्या होगा। सबसे पहली बात है, ड्रग कैंडिडेट डेवलप करना है तो उसका मॉलिक्यूलर ऑप्टिमाइजेशन है ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे उसकी टेस्टिंग वगैरह, ऑप्टिमाइजेशन, सारी चीज देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है डी, सबसे पहला स्टेप है डी। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑप्टिमाइजेशन के बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखोगे कि नहीं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे ना, पूरा सॉल्युबिलिटी वगैरह सब कुछ, तो बी, डी के बाद होगा बी। उसके बाद प्रोसेस डेवलपमेंट, उसके बाद उसका फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, प्रोसेस डेवलपमेंट यानी सी होगा, और लास्ट में जब बन जाएगा देन वायबिलिटी देखेंगे। तो भैया डी, फिर बी, फिर सी, फिर ए, ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं, है ना। पहले क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑप्टिमाइजेशन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, प्रोसेस डेवलपमेंट हुआ, फिर देन वायबिलिटी हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑप्टिमाइजेशन में जो पोटेंशियल, सेलेक्टिविटी, फार्माकोकाइनेटिक देखेंगे, फिजिकल में आपका जो सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी देखेंगे, प्रोसेस डेवलपमेंट में उसको प्रोसेस फॉर्म में लाएंगे, फॉर्मुलेशन फॉर्म में लाएंगे, आफ्टर दैट उसकी वायबिलिटी देखेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, व्हाट आर द फैक्ट अबाउट स्टेराइल प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। जी हाँ, स्टेराइल प्रोडक्ट रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा करेक्ट है उसी को पकड़ो। हाँ भैया ये बताओ, आईवी इंजेक्शन अगर आईवी रूट से दे रहे हो तो कंप्लीट वायबिलिटी होगी क्या, बिल्कुल सही बात है, 100% वायबिलिटी सो होगी जब आईवी से दोगे, तो पहला ऑप्शन सही है। पॉली एथाइलिन ग्लाइकॉल यानी कि पीजी की बात कर ले, लो मॉलिक्यूलर वेट वाला है तो उससे हम इंजेक्शन के व्हीकल में यूज किए जाते हैं कि नहीं, पीजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल तो यूज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इरिगेटिंग सोल्यूशन किस लिए होता है, क्लींजिंग के लिए, क्लीनिंग प्रॉपर्टी के लिए होता है, क्लीनिंग वगैरह के लिए। तो जो इरिगेटिंग सोल्यूशन होता है वो सिमिलर आपके पेरेंटल सोल्यूशन के उससे होगा क्या, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी वैसे ही होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये भी आपके क्लीनिंग पर्पज के लिए हुआ, बॉडी फ्लूइड होता है जो आपके कैविटी वगैरह होती है उसमें क्लीनिंग वगैरह करता है। तो भैया इरिगेटिंग सोल्यूशन का भी पेरेंट्रल के रिगार्डिंग ऑस्मोलैरिटी हुआ या फिर आपका स्टेबिलिटी सब कुछ मेंटेन होना चाहिए। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। और जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है वो एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, हाँ जी सर। तो यहाँ पे अगर हमने बात किया क्या हुआ, सारे के सारे ए, बी, सी और डी सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ। किसके, स्टेबिलिटी की बात हो रही है, जब स्टेराइल प्रोडक्ट की बात हो रही है तो वहां पे क्लियर है। तो ये सारा का सारा ऑप्शन राइट हुआ, यानी ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हो यहाँ पे राइट, ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं, पूछा गया है माइक्रो इनकैप्सुलेशन कैन हेल्प इन। जी हाँ, जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक है वो किस में हेल्प करता है, इंजेक्शन ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंजरहैंस। जी हाँ, आइसोलेट ऑफ लैंजरहैंस का इंजेक्शन है, उसमें अगर माइक्रो इनकैप्सुलेशन किया तो उसकी सॉल्युबिलिटी वगैरह को यहाँ पे क्या किया, बढ़ाने का काम किया और माइक्रो इनकैप्सुलेशन उसमें हेल्प किया। तो भैया करेक्ट आंसर में ये तो हेल्प करता है।
लोशन मेथिल सैलिसिलेट की बात कर लें, मेंथॉल की बात कर लें, क्या होता है? दर्द निवारक, पेन रिलीविंग होता है। अगर उसका माइक्रो इनकैप्सुलेशन कर दोगे तो आपकी क्या होती है? लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक उसका कांटेक्ट बना रहेगा, तो इसीलिए माइक्रो इनकैप्सुलेशन इसमें भी हेल्प करेगा। विटामिन ए पाल्मिटेट की बात कर ले, ऑक्सीडेशन से बचाएगा, है ना, इरिटेशन घटाएगा, तो इससे भी आपका कह सकते हो माइक्रो इनकैप्सुलेशन में हेल्प मिलेगी। लेकिन माइक्रो इनकैप्सुलेशन में किसमें हेल्प नहीं मिलेगी? पोटेशियम क्लोराइड के कैप्सूल में। क्यों? पोटेशियम क्लोराइड का कैप्सूल रैपिडली रिलीज होगा। अब रैपिडली रिलीज होता है, अब उसमें भी आपने माइक्रो इनकैप्सुलेशन कर दिया, तो उससे क्या होगा? उसका जो डिसोल्यूशन है वो इनहिबिट हो जाएगा, डिसोल्यूशन इनहिबिट हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड का कैप्सूल का। अगर माइक्रो इनकैप्सुलेशन कर दे तो डिसोल्यूशन इनहिबिट हो जाएगा, इसीलिए ए बी डी ही सही होगा। ए बी डी ही राइट हुआ, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड का अगर हमने क्या किया? इनकैप्सुलेशन कर दिया तो रैपिड डिसोल्यूशन हिंडर कर देगा। जबकि अगर हमने बात किया, इसका मतलब ये है कि क्विकली डिसॉल्व हो रहा है ना, और क्विकली डिसॉल्व हो रहा है, आप ऊपर से इनकैप्सुलेशन कर दो तो हिंडर तो होगा ना। बाकी लैंजरहैंस का इंजेक्टेबल की बात कर ले तो ये आपके प्रोटेक्ट करता है सेल को होस्ट इम्यून सिस्टम से खराब होने से। और लोशन की बात कर ले, सस्टेन रिलीज भी देगा, स्किन इरिटेशन भी रिड्यूस करेगा माइक्रो इनकैप्सुलेशन। और विटामिन ए पाल्मिटेट में ऑक्सीडेशन को प्रोटेक्ट करता है, स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है, तो ये चीज होगी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? सर पूछा गया है इन रिलेशन टू पेपर एज पैकेजिंग मटेरियल चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जी हाँ, पेपर जो होता है एज ए पैकेजिंग मटेरियल के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? भैया पेपर मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मॉइस्चर सेंसिटिव होगा तभी तो पैकेजिंग मटेरियल में यूज करोगे। और भैया कुशन प्रॉपर्टी होगा जिससे प्राइमरी पैकेजिंग में प्रोडक्ट को क्या करे? प्रोटेक्ट करे, टूटने से बचाए, खराब होने से बचाए, तो कुशन प्रॉपर्टी भी होगी, मॉइस्चर सेंसिटिव भी होता है। और भाई डेड फोल्ड्स की क्रिएट करने की एबिलिटी भी हो। नॉन रिसाइकेबल, भैया रिसाइकेबल होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा, तो यहाँ पे ए बी सी राइट हुआ, ए बी सी राइट हुआ। नॉन रिसाइकेबल नहीं भाई, रिसाइकेबल होना चाहिए ना, रिसाइकेबल होगा तभी तो इफेक्टिव होगा, तो रिसाइकेबल होना चाहिए, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। बाकी आपके मॉइस्चर सेंसिटिव भी होगा, कुशन प्रॉपर्टी भी होगी, है ना, डेड फोल्ड क्रिएट करने की एबिलिटी भी होगी, जिससे कार्टन बॉक्स वगैरह फोल्ड कर पाओगे, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे लिस्ट ए दिया है, लिस्ट बी दिया है। लिस्ट ए में कुछ प्लास्टिक एडिटिव दिए हैं, उसका रोल दिया है, उसको पकड़ना है, सही वाला लगाना है। चलो टैल्क की बात कर लें। जो टैल्क प्लास्टिक एडिटिव होता है वो करता क्या है? प्लास्टिक डिग्रेडेशन को रिड्यूस करने का काम करेगा। तो ए का 4, अब ए का 4 किस में है? इस बी वाले ऑप्शन में, तो लगभग आपके ये 3 ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएंगे। अब क्रिशॉल की बात कर ले तो क्रिशॉल ऑक्सीडेशन वगैरह को रोकता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है, तो बी का 3rd हो गया। और अल्ट्रामराइन की बात कर ले तो ये वाइटर अपीयरेंस देता है, वाइटर अपीयरेंस देता है, तो भैया सी का 2nd भी हो गया। और सर्फेक्टेंट तो भैया स्टैटिक एक्यूमुलेशन को रिड्यूस करेगा ही करेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगा दोगे। पहले का 4th, ए का 4th, बी का यहाँ पे 3rd, सी का 2nd, डी का 1। क्लियर है जी? किसकी बात हो रही है? टैल्क। तो टैल्क क्या करता है? आपका थर्मल मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव करेगा और हीट रेजिस्टेंट होता है, फिलर होता है प्लास्टिक के रूप में। क्रिसॉल की बात कर लें तो भैया डिग्रेडेशन ऑक्सीडेशन से जो होता है तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करेगा। अल्ट्रामराइन आपका वाइटर अपीयरेंस देगा और सर्फेक्टेंट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्युमुलेशन को रिड्यूस करेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिस्ट ए है, लिस्ट बी है। लिस्ट ए आपका रीनल क्लियरेंस पर ml पर मिनट और इधर ड्रग है, तो भैया 650 ml पर मिनट अगर रीनल क्लियरेंस है तो वो मेनली देखने को मिलता है आइडोपायरेक्ट, यानी कि पहले का ए किस में है? इसी में है। 130 अगर ml पर मिनट रीनल क्लियरेंस देखेगा तो इंसुलिन वगैरह में देखने को मिलता है, तो बी का 2nd बोल सकते हो। अगर लेस देन 130 ml पर मिनट है रीनल क्लियरेंस तो लिपोफिलिक ड्रग में रीनल क्लियरेंस देखने को मिलता है, और 0 है तो ग्लूकोज में, तो वही ऑप्शन एकदम सीधा सीधा राइट हुआ। पहले का है, बी का 2nd और सी का 3rd और डी का 4th, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट हुआ, ठीक है। ये देख सकते हो, अगर 0 है रीनल क्लियरेंस तो ग्लूकोज एग्जांपल हुआ, 130 से कम है तो लिपोफिलिक ड्रग है, 130 से ज्यादा है तो क्रिएटिनिन और इंसुलिन है, और 650 से ज्यादा है तो आइडोपायरेक्ट और पीएच है। तो ये आपके हो गए, ठीक है। तो भैया सुटिक्स के क्वेश्चन थोड़े से आपके टफ देखने को मिल रहे थे, काफी क्वेश्चन टफ थे, तो एक बार रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी बता दीजिएगा, आगे वाले क्वेश्चन को आप अगले टीचर से आप सॉल्व करिएगा। थैंक यू सो मच।
फार्माकोग्नोसी से जो क्वेश्चन दिए गए थे, चलिए उनको हम सॉल्व करते हैं। क्या कुछ क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी के पोर्शन से, चलिए देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट फॉर काउंटर करेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। अब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आपके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से है और यहाँ पर काउंटर करेंट एक्सट्रैक्शन बोला गया, तो कहीं ना कहीं ये सूटिक्स को भी कोरिलेट कर रहा है, बट प्लांट मटेरियल के एक्सट्रैक्शन के लिए बोला गया, इसलिए हम चलिए कोग्नोसी के थ्रू इनको समझ लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपके, जहां पर आप देख पा रहे काउंटर करेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जो कि प्लांट मटेरियल का, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर रहने वाला है करेक्ट। तो चलिए देखेंगे ऑप्शंस के साथ। कैन बी यूज फॉर ओनली लैब स्केल एंड वाइड एरे ऑफ एक्सट्रैक्टिव पॉसिबल। तो ये जो आपका काउंटर करेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है प्लांट मटेरियल के लिए, तो लार्ज स्केल के लिए इनको यूज किया जाता है। तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है, यहाँ पर रॉन्ग हो जा रहा है। फिर हम चलेंगे, नेक्स्ट बोला गया है कैन बी यूज फॉर लार्ज स्केल, बिल्कुल लार्ज स्केल तो बोला गया है। फिर आगे क्या देखते हैं, ओनली फ्यू एक्सट्रैक्टिव पॉसिबल बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है, इनमें लार्ज स्केल है, तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो एक्सट्रैक्टिव पॉसिबिलिटी है वो लार्ज होगा, मतलब वाइड एरिया तक होगा। ओके, तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो जा रहा है। फिर ऑप्शन चलेंगे, कैन बी यूज फॉर लार्ज स्केल, बिल्कुल लार्ज स्केल के लिए यूज किया जाएगा। एंड वाइड एरे ऑफ एक्सट्रैक्टिव पॉसिबल, बिल्कुल वाइड एरे ऑफ एक्सट्रैक्टिव भी पॉसिबल होगा, इसीलिए इनको लार्ज स्केल के लिए यूज किया जाएगा। तो ये क्या है, हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शंस के थ्रू आप लोग देखते जाएंगे तो इजी से आपको सारी चीजें समझ आते जाएंगी। देखिए इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंटेशन आपको देखने को मिलता है जो काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन है, और इनमें क्या कुछ रहता है, यदि बात करते हैं एडवांटेज क्या है, तो इनकी हाई एफिकेसी होती है, साथ ही साथ वर्सेटैलिटी, और ये जो लार्ज स्केल के लिए यूज में आता है, इजी होता है लार्ज स्केल के लिए इंडस्ट्रियल लेवल में, तो ये स्केलेबिलिटी भी इनमें देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दिया रेजिन से क्वेश्चन है, और क्या बोला गया, संदरक इज रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ। देखिए संदरक रेजिन है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, बायोलॉजिकल सोर्स से क्वेश्चन आया हुआ है रेजिन के पार्ट से। ऑप्शन देखेंगे, ग्राइंडेलियम, कैम्पोरम, पिस्टेक्सिया लेंटिकस एंड टेट्राक्लिनस आर्टिक्युलाटा, ग्वेनिकम ऑफिसनेल। तो ग्वेनिकम ऑफिसनेल है, इसे क्या कहा जाता है, इसे हम रफ बार्क कहते हैं, जाइगोफैलेसी फैमिली से बिलोंग भी करता है। और यदि करेक्ट बात करते हैं हम यदि संदरक के लिए, तो आपका टेट्राक्लिनस आर्टिक्युलाटा ही हो जाता है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। तो रेजिन से देखिए ऐसे जनरली ये डीप क्वेश्चन ऐसे नहीं देखा जाता है, बट आपको सभी एटलीस्ट जितने भी ड्रग आपके रेजिन में हो या टैनिन में हो, आपको उनके बायोलॉजिकल सोर्स को एटलीस्ट याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। ये जनरली क्या अफ्रीकन संदरक के नाम से जाना जाता है, रेजिन कंटेनिंग ये कंपाउंड है, ठीक है। टेट्राक्लिनस आर्टिक्युलाटा इनका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। स्टेम पार्ट से हम जब इंसीजन करते हैं तो विस्कस लिक्विड जो होता है रेजिन ये ऑब्टेन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैनिन एक्सेप्ट। क्या बोला गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अभी रेजिन से क्वेश्चन देखा, अब आ गया टैनिन से क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर इनका कौन सा कैरेक्टर नहीं है, वही हमारा होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट बोल दिया गया है। ओके, तो जब कभी भी एक्सेप्ट इनकरेक्ट आए तो ध्यान से ऑप्शंस को स्टडी करना है। टैनिन्स आर कोलॉइडल सॉल्यूशन विथ वाटर। फिर क्या बोला गया, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट आर सॉल्युबल इन वाटर। अब आपको इनकरेक्ट को पहचानना है पर, तो टैनिन आपके बिल्कुल कोलाइडल सॉल्यूशंस हो जाते हैं वाटर के साथ, और आपके क्योंकि ये क्या है, थोड़े से लार्ज, कोलाइडल मतलब कि तो बहुत ज़्यादा लार्ज में नहीं है, जैसे कि कोरस, कोलाइडल और मॉलिक्यूलर आपने ये पार्टिकल्स स्टडी किए होंगे। तो क्या होता है, कोलाइडल मीडियम साइज का होता है। ओके, एज पर यदि हम कोरस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो क्या होगा, उनसे कोलाइडल का जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो ये क्या है, कोलॉइडल है, मीडियम साइज के। स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट आर सॉल्युबल इन वाटर। अब जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं टैनिन्स वो क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब मॉलिक्यूलर वेट रेंज फ्रॉम 250 टू 400 बोला गया, तो ये आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो जनरली थोड़ा आपने बताया अभी कोलॉइडल तक का रहेगा, तो बिल्कुल 500 टू 20,000 तक का आपको देखने को मिलता है मॉलिक्यूलर इनका वेट, ठीक है। तो
मॉलिक्यूलर वेट के लिए बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा होगा इनका मॉलिक्यूलर वेट। ओके, और देखिए साइज में कोलॉइडल का इनका साइज होता है और वेट भी क्या होगा, यहाँ पर जनरली लार्ज इनका वेट होगा 500 to 2000 तक का, इससे ज़्यादा भी इनका वेट होता है। ओके, और यदि बात करते हैं ये क्या होता है, प्रोटीन से, बिल्कुल कैन बी बाइंड विथ प्रोटीन्स, और प्रोटीन से बाइंड होगा ही क्योंकि देखिए इनका जो मेन कैरेक्टर है क्या होता है, टैनिन जहाँ कहीं पे भी आए तो आपको याद रखना है कि ये कैसे सब्सटेंस है जो कि एनिमल टिश्यू से बाइंड करते हैं, उनको डीकम्पोज होने से ये क्या करते हैं, बचाते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा टैनिन, क्योंकि ये वर्ड आया टैनिंग ऑफ हाइड से, मतलब एनिमल टिश्यू से बाइंड करते हैं। अब बाइंड करके प्रोटीन को क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट ये करने की एबिलिटी रखते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है कि ये इनमें होती है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। मैं हमेशा ही आपको ये पॉइंट कराती हूँ कि ये जो टैनिन के ए से याद रखना है आपको, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी इनकी होती है। एस्ट्रिंजेंट मतलब कहाँ से वर्ड आया है, ये आपका लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू बाइंड फास्ट। तो कहाँ से बाइंड करता है, बिल्कुल ये एनिमल प्रोटीन से बाइंड करता है और इनको प्रेसिपिटेट ये करता है, एनिमल प्रोटीन को प्रेसिपिटेट ये करेगा, तो जिससे कि कैपिलरी परमेबिलिटी भी डिक्रीज ये होती है। क्लियर, तो ये पूरे कैरेक्टर आपको दिए गए हैं। ओके, टैनिन्स की, और जो इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया कि क्या कुछ है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखता है, और जो मेनली जो मॉलिक्यूलर वेट में कम होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, ठीक है, हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले नहीं होते जनरली, चलिए सॉल्युबल नहीं होंगे, ये याद रखिएगा यदि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो गया तो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नटमैग। नटमैग का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या कुछ है, नटमैग जिसे जायफल कहते हैं, ठीक है, मैरिस्टिका फ्रेगनेंस आपने सुना है, ठीक है, मैरिस्टिकेसी इनकी फैमिली होती है। ओके, इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है, इनमें जो इनका सीड है, ठीक है, ऊपर में जो बना रहता है स्पेशल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो नटमैग है, बिल्कुल नटमैग में क्या कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इनसे क्वेश्चन है। तो एलिमिसिन दिया गया है, सिट्रल, पाइपरीन एंड क्यूरक्यूमिन। तो जो आपका नटमैग होगा इनमें एलिमिसिन प्रेजेंट होता है, सेफ्रॉल प्रेजेंट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नटमैग का होता है मेरिस्टिसिन, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है, एलिमिसिन, ठीक है, एलिमिसिन देखिए ये आपको मैंने अभी बताया, कर्नल्स ऑफ द सीड मेरिस्टिका फ्रेगनेंस, देखिए, और इन्हीं को क्या कहते हैं, मेस कहा जाता है। जो सीड के ऊपर में स्पेशल स्ट्रक्चर इसलिए बोला गया, देखिए क्या कुछ है, एरिल आपको देखने को मिलता है, एरिलस यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, जिसे हम लोग मेस कहते हैं। और यहाँ पर क्या कुछ होता है, मेन एक्टिव केमिकल कांस्टेंट मेरिस्टिसिन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो कि वेरी पॉइजनस होगा, नार्कोटिक इफेक्ट शो करता है, और साथ ही साथ अदर केमिकल कांस्टेंट में एल्मिसिन और सेफ्रॉल पूछ लिया जाता है। सेफ्रॉल से भी क्वेश्चन, क्योंकि जनरली यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाता है कि सेफ्रॉल प्रेजेंट किस में है, तो सेफ्रॉल जस्ट प्रोनाउंसिएशन में आपको लगेगा सेफ्रॉन जैसा, तो इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको भी आप लोग रिमार्क कर लीजिएगा कि सेफ्रॉल नटमैग में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, स्ट्रॉ फॉक्स ग्लो इज ऑल्सो नोन एज, चलिए स्ट्रॉ फॉक्स ग्लो ये भी आपके बायोलॉजिकल सोर्स से ही क्वेश्चन आया है, जैसे कि आपने देखा डिजिटलिस लेनाटा होता है, डिजिटलिस परप्यूरिया होता है, तो अलग अलग स्पीसीज के अकॉर्डिंग, अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग इनका बायोलॉजिकल सोर्स है यहाँ पर। तो स्ट्रॉ फ्लॉक्स ग्लो मतलब फॉक्स ग्लो किनका बायोलॉजिकल, ये आपका सिनोनिम है डिजिटलिस का, ठीक है। तो ये डिजिटलिस तो ऑप्शन में दिया ही है, डिजिटलिस लेनाटा, डिजिटलिस ल्यूटिया, डिजिटलिस थैप्सी। तो यदि स्ट्रॉ फ्लॉक्स ग्लो की बात करते हैं तो ये आपका डिजिटलिस ल्यूटिया हो जाता है, क्या करेक्ट आंसर, ठीक है। डिजिटलिस लेनाटा जिसको हम ग्रीशियन फॉक्स ग्लो कहते हैं, ये मोर पोटेंट होता है डिजिटलिस परप्यूरिया से, और स्ट्रॉ फॉक्स ग्लो डिजिटलिस ल्यूटिया को कहा जाता है, और डिजिटलिस थैप्सी आपका स्पेनिश फॉक्स ग्लो होगा, ठीक है। तो ये सभी स्पीसीज एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग इनके नेम होते हैं, इनको भी आपको याद में रखना होगा, ठीक है। जनरली डिजिटलिस परप्यूरिया, डिजिटलिस लेनाटा का क्वेश्चन आता भी है। ये सभी एलाइड ड्रग है, एलाइड ड्रग है, याद रखिएगा डिजिटलिस के लिए। ओके, नेक्स्ट है सेलेक्ट द राइट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज्ड फॉर सेल इलोंगेशन एंड आर एग्रोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग प्लांट हाइट एंड फ्रूट सेट। चलिए क्या बोला गया है यहाँ पर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोल दिया गया। ओके, इट मीन देखिए आप, ये प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आए हैं, मतलब कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, तो इसीलिए ऑप्शंस पे आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऑप्शन आपके इनहिबिटर वाले भी हैं, कुछ यहाँ पर इंक्रीज करने वाले भी हैं प्लांट के ग्रोथ को। तो यहाँ पर बोला गया सेल का इलोंगेशन यदि जो करा रहा होगा ऐसा हार्मोन, ठीक है, और ये
आपके एग्रोनॉमिकली मतलब कि कृषि के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है प्लांट के हाइट को इंक्रीज करने के लिए। तो क्या कुछ यहाँ पर है आपके प्लांट हार्मोन, तो आपको याद होगा मैंने आपको प्लांट हार्मोन में ये भी बताया है कि जैसे हम लोग शुगर केन देखते हैं, ठीक है, तो शुगर केन में इस प्रकार से आपको नोट्स मिलते हैं, इंटर नोट्स मिलते हैं। तो ये जो स्टेम है उनको इलॉन्गेशन जो होता है, आपने जो आपके जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई प्लांट से ऑब्टेन हुआ था, आपने ये भी स्टडी किया था, फंगस से ऑब्टेन हुआ था, क्या हो रहा था, इनका हाइट बढ़ते जा रहा था। तो स्टेम का जो हाइट है वो जनरली किसकी वजह से बढ़ता है, स्टेम इलॉन्गेशन कह सकते हैं। किनका कैरेक्टर है, तो ये जिब्रेलिन का ही कैरेक्टर होता है। जो भी प्लांट है उनके स्टेम का इलॉन्गेशन ये बहुत ज़्यादा इनके हाइट में इंक्रीज करता है। जैसे कि ग्रेप्स की बात कर लेते हैं, तो ग्रेप्स में जनरली इस प्रकार से सेल्स का इलॉन्गेशन कराएगा, जिससे कि क्या कुछ होने लग जाता है, यहाँ पर ज़्यादा फ्रूटिंग होने लगेगी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ऑक्सिन की बात करते हैं तो ऑक्सिन से एपिकल को याद रखिए। तो एपिकल मतलब कि जो टॉप में है, ठीक है, प्लांट का सबसे टॉप एरिया है, उनके ग्रोथ के लिए जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है, इनको ग्रोथ कराएगा इनके टिप पार्ट का। जिब्रेलिन पूरे स्टेम का क्या करता है, स्टेम इलॉन्गेशन के लिए जनरली जाना जाता है और साथ ही साथ सीड जर्मिनेशन के लिए जाना जाएगा। एब्सिसिक एसिड ये क्या करते हैं, एब्सीजन करते हैं, ठीक है, जो लीफ वगैरह है उनको झड़ाते हैं, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं। इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग के लिए जाने जाते हैं। तो सभी हार्मोन्स की जरूर से मेन जो फंक्शन है उनको ध्यान में आपको रखना है, तो यहाँ पर जिब्रेलिन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि स्टेम इलॉन्गेशन की बात मतलब इलॉन्गेशन और प्लांट के हाइट की बात होगी तो जिब्रेलिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्थिनोकार्पी मतलब कि सीडलेस जो फ्रूट होते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो ट्रेंडिंग में आपने देखा होगा कि जो वाटरमेलन वगैरह होते हैं उनमें सीड ही नहीं होता, तो सीडलेस फ्रूट जो पार्थिनोकार्पी जिसे हम कहते हैं तो वो भी जिब्रेलिन के मेनली जिब्रेलिन क्या करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ शोधन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग फ्लूइड। चलिए शोधना मतलब क्या होता है, शोधना मतलब कि प्यूरिफाइन करना, ठीक है, ये आपका मेनली भस्म के प्रिपरेशन में ये प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो शोधन मतलब होता है प्यूरिफाई करना, तो जो भी मटेरियल ले रहे हैं उनका क्या करना है, हमको प्यूरिफाई करना है। तो कौन कौन से फ्लूइड का यूज किया जाता है शोधन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए कौन कौन से फ्लूइड्स का यूज करते हैं हम जब हम भस्म का प्रिपेयर करते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या क्या है ऑप्शन, त्रिफला कषाया, वाष्पित्र स्वारस और निर्गुंडी पत्र स्वारस विद हरिद्रा चूर्ण एंड गौमूत्र। तो ये सारे फ्लूइड्स हमें यूज में आते हैं। त्रिफला चूर्ण मतलब कि त्रिफला कषाया क्या कुछ है, तो ये कषाया मतलब कि लिक्विड ही हो गया। अब त्रिफला तो वही जो त्रिफला चूर्ण में जो फ्रूट्स यूज होते हैं उन्हीं का हम क्या करें, यहाँ पर सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं प्यूरिफाई करने के लिए। तो कौन कौन से फ्रूट यहाँ पर यूज करते हैं, अमला, बहेरा, ठीक है, और हरड़, अमला और बहेरा, तो यही चीजों का यूज करके यहाँ पर सॉल्यूशन रेडी करेंगे और ये प्यूरिफाई कराएगा हमारे प्रिपरेशन को। अब वाष्पित्र स्वारस, ठीक है, तो वाष्पित्र मतलब कि वसाका, वास से वसाका याद रखना है, तो वसाका जो अधुलसा है, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। अधुलसा का यूज करेंगे, वसाका जिसको हम लोग कहते हैं, और ये भी प्यूरिफाइंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये भी इनका स्वारस मतलब वही लिक्विड, इनका यूज करेंगे एक्सट्रैक्ट। अब निर्गुंडी, तो निर्गुंडी का यूज किया जाएगा, उनका भी स्वारस बनाएंगे लिक्विड। और हरिद्रा चूर्ण इनका मेनली थोड़ा कम यूज किया जाता है, इनमें जनरली प्यूरिफिकेशन नहीं बल्कि जैसे कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज वगैरह आपको देखने को मिलती है किनमें, हरिद्रा मतलब कि टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट ये शो करते हैं, तो ये प्रिजर्व करने के लिए भी काम में आते हैं। तो ज़्यादातर इनका शोधन में यूज कम किया जाता है पर करते हैं, ठीक है, इसीलिए ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन से फ्लूइड को यूज किया जाता है बोला है, तो बिल्कुल इनको भी यूज करते हैं, इनका फ्लूइड बनाएंगे, इसलिए स्वारस और कसाया बोला गया है। गौमूत्र, ठीक है, मतलब कि काउस का जो यूरिन है उनको हम क्या कहते हैं, गौमूत्र कहा जाता है। तो वो तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। आयुर्वेदा में आपने स्टडी किया होगा कि जनरली गौमूत्र को प्यूरिफिकेशन के लिए यूज में लाया जाता है, इनमें एंटी माइक्रोबियल्स भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये आपके ABCD सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाए
करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। यदि फ्लूइड्स की बात करते हैं, यदि हम शोधन प्रोसेस किया जाए तो यहाँ पर शोधन मतलब ये होता है प्यूरिफिकेशन करना, और ये प्रोसेस जनरली यूज़ में आता है जब हम भस्म का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, त्रिफला कषाया, वासपत्र स्वारस, निर्मुंडी पत्र और गौमूत्र, इन चारों का हम लोग यूज़ में लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बायोसिंथेसिस ऑफ एट्रोपिन टेक प्लेस विन फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, चलिए कौन कौन सा सीक्वेंस यहाँ पर आएगा और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको अरेंज भी करना है। अब एट्रोपिन का यदि हम बायोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एट्रोपिन सबसे पहले तो आप कंफ्यूज यहाँ पर हो गए होंगे कि एट्रोपिन का जनरली आपने स्टडी किया होगा कि ये ऑर्निथिन, ठीक है, ऑर्निथिन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। ठीक है, ऑर्निथिन अमीनो एसिड से आपने स्टडी किया होगा, पर यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं। अमीनो एसिड की बात करें तो यहाँ पर फेनिल एलानिन दिया गया है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए कि फेनिल एलानिन और ऑर्निथिन दोनों से आपके जो एट्रोपिन है उनकी सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो ऑर्निथिन को तो याद ही रखना है, फेनिल एलानिन को भी आपको याद रख लेना है। फेनिल एलानिन में क्या कुछ स्टेप स्टार्ट होगा, फेनिल एलानिन अमीनो एसिड मिलकर फिर क्या बनाते हैं, फेनिल पायरुविक एसिड, देन उसके बाद फेनिल पायरुविक एसिड के साथ फिर ट्रोपिक एसिड और ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड मिलकर फिर एट्रोपिन ये बनाते हैं। तो सबसे पहले आपका डी हो जाएगा, देन आपका सी आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपके बी और ए आएंगे। देखिए सिंपल सा स्टेप, ऑर्निथिन, देखिए मैंने बोला भी था ऑर्निथिन से भी बनता है, और फेनिल एलानिन, इसलिए स्टार मार्क यहाँ पर कर दिया गया, फेनिल एलानिन से भी ये आपके एट्रोपिन बनते हैं। तो देखिए क्या बोला गया, यहाँ पर से ऑर्निथिन से आपका ट्रोपिन बनकर आया, तो ये आपका फेनिल एलानिन, उसके बाद आपके ट्रोपिन और ट्रोपिक एसिड मिलकर फिर एट्रोपिन ये बनाते हैं। तो सिंपल सा स्टेप है, उसको आपको ध्यान में रखना है। वैसे फेनिल एलानिन, टायरोसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, इनका भी आपको जरूर से पूरा क्या कुछ अमीनो एसिड इनसे बनते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको जरूर से याद रखना चाहिए। खासकर मॉर्फिन का क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। ठीक है, मॉर्फिन में जैसे कि आपके टायरोसिन से जो बनते हैं, और रेटिक्यूलिन, थिबेन, कोडिन और मॉर्फिन, तो ये स्टेप को याद रख लीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये और याद भी रखिएगा, ये सभी जो आपको फ्लो चार्ट में मिल रहे हैं वो समराइज्ड वे में है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दिया गया है, तो आपको ये जरूर से स्क्रीनशॉट लेकर इनको रिकॉल करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट से क्वेश्चन आया है, और उनके एंड पॉइंट मतलब कि जो कलर रिजल्ट आता है उनसे ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लिबरमैन बर्चान टेस्ट दिया गया है, जो कि किसके लिए होता है, कोलेस्ट्रॉल्स के लिए। ठीक है, और ये क्या कुछ कलर रिएक्शन शो करेगा, देखिए यहाँ पर से अब आपको आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है। बोला गया रेडिश पर्पल कलर, ऑरेंज रेड कलर, येलो टू रेड कलर, डीप ग्रीन कलर, रिंग। ठीक है, साल्कोविस्की टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ये आपके टर्पेन्स के लिए किया जाता है। ओके, टर्पेन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब जिमरमन टेस्ट दिया गया है, और एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट भी टर्पेन्स के लिए किया जाता है। और जनरली जो साल्कोविस्की टेस्ट होता है, वहां पर मैंने आपको ट्रिक भी बताया था जब मैं टर्पेन्स के आपके क्लास जब हम देख रहे थे टर्पेन्स के बारे में, तो मैंने सान वाला आपको ट्रिक वहां पर बताया था, और इसमें आपको याद रखना था साल्कोविस्की से जनरली ये आपके यदि कलर की बात करेंगे तो क्या कुछ होगा, येलो टू अल्टीमेटली रेड कलर शो करता है, और वहीं पर एंटीमनी ट्राइक्लोराइड भी ऑरेंज रेड कलर शो करेगा। ये भी आपको मैंने वहां पर क्लियर कर दिया था। तो दो चीजें पहले क्लियर हो गई टर्पेन्स के टेस्ट से कि साल्कोविस्की टेस्ट और एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट है क्या होता है आपके टर्पेन्स में किया जाता है, और अल्टीमेटली रेड कलर परफॉर्म करते हैं। बस आपको यहाँ पर है कि येलो टू रेड आपका क्या होगा, साल्कोविस्की, और एंटीमनी में ऑरेंज रेड कलर आपको नजर में आता है। ठीक है, तो ओके, यहाँ तक का बात हो गया। अब यदि बात करते हैं लिबरमैन बर्चान टेस्ट, जो कि किसके लिए होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए, जैसे कि हमने देखा। ठीक है, तो ये जो होता है लिबरमैन बर्चान टेस्ट, ये आपके डीप ग्रीन कलर का रिंग फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, स्टेरॉइडल्स कंपाउंड के लिए किया जाता है। ठीक है, स्टेरॉइडल्स के लिए किया जाएगा। और यदि बात करते हैं जिमरमन टेस्ट, तो ये आपके डायजेपेंस के लिए होता है, और ये क्या कुछ कलर शो करेंगे, तो ये आपके मेनली रेडिश पर्पल कलर शो यहाँ पर करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पर देख सकते हैं पूरे यहाँ पर दिए गए हैं कौन कौन से टेस्ट किन के लिए किए जाते हैं। तो टर्पेन्स के लिए हमने सान वाला ट्रिक देखा ही था, पहले भी मैंने आपको सान का ट्रिक बताया है कि एस फॉर साल्कोविस्की टेस्ट रखना है, एन से नोलर टेस्ट, और ए से आपको एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट को याद रखना है, और अल्टीमेटली ये रेड कलर शो करते हैं। ठीक है, बस आपको देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, साल्कोविस्की में येलो से लेकर रेड, येलो टू रेड, ओके, और नॉलर टेस्ट आपका रेड कलर देगा, और एंटीमनी ट्राइक्लोराइड
क्लोराइड में ऑरेंज रेड कलर देखने को मिलता है। और जिमरमैन टेस्ट जो रिएजेंट होगा वो आपके डाइजेपेंस के लिए यूज़ किया जाता है, रेडिश पर्पल कलर ये शो करेगा। और लिबरमैन बर्चान टेस्ट होता है वो डीप ग्रीन कलर का रिंग फॉर्मेशन करता है। कोलेस्ट्रॉल्स और स्टेरॉयडल रिंग्स के स्टेरॉयडल जो कंपाउंड होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके फार्माकोग्नोसी के पोर्शन से थे। एक्सप्लेनेशन को जरूर से ध्यान रखिएगा, इनसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज थायोल्स, थायोईथर्स, नाइट्राइड्स कंटेनिंग ड्रग्स आर प्राइमरली ससेप्टेबल टू। तो जो ये अपने पास में चाहे थायोईथर हो, चाहे थायोल्स हो, चाहे नाइट्राइड्स हो, ये जो होती हैं यह किसके लिए सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होती हैं? ऑक्सीडेशंस, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शंस या फिर साइक्लाइजेशंस। तो देखिए बात करेंगे ये जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं आप में इनमें देखने को मिलेगा कि इसका ऑक्सीडेशन बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिलेगा। ये क्या होते हैं? बड़े ही स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज्ड हो सकती हैं। तो इस वजह से इनको हम बोलेंगे दीज ड्रग्स आर प्राइमरीली ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। चाहे थायोल्स हो चाहे थायोईथर हैं, ये सभी क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इजिली इनमें देखने को मिलता है। जो नाइट्राइल्स होते हैं ये केमिकली क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल है, बट बहुत सारे कंडीशंस में देखा गया कि ये भी ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है अपने थायोईथर्स और थायोल्स के बराबर ऑक्सीडेशन नहीं देखने को मिलता इनमें, बट फिर भी ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? अपने ऑक्सीडेशन के थ्रू ये अपने आप को क्या करते हैं? रिएक्शंस को शो करते हैं। काफी ज्यादा ये ऑक्सीडेशन के लिए रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 से हमको क्या करना है? मैच करना है। पहला अपने पास में है मेटाबॉलिक पाथवे और यहाँ पे हमारे पास में क्या दिए गए हुए हैं? ड्रग्स या फिर कंपाउंड दिए गए हैं। वेलप्रोइक एसिड है, टोल्बुटामाइड है, कार्बामाजेपिन है या फिर एरीन्स है। तो चलो इनको जरा एक बार चेक करते हैं। हमारे पास में है एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ओल्फिन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बन एटम, एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। तो इनको हमको क्या मैच कराना है? एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, तो क्या ये हमारे यहाँ पे एरीन्स में देखने को मिलेगा? एरीन्स में देखने को मिलेगा, जरा चेक करिए। ये हमारे पास में ए और बी ऑप्शंस क्या हुए? यहाँ से कट आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या था? ऑक्सीडेशन ऑफ ओल्फिन्स, ओल्फिन्स का ऑक्सीडेशन, तो ये हमको क्या कार्बामाजेपिन्स में देखने को मिलता है। ओल्फिन्स का ऑक्सीडेशन हमको कार्बामाजेपिन्स में देखने को मिलता है। तो क्या हमको यहां से सी ऑप्शन मिल चुका है क्या? बाकी भी चेक कर लो आप लोग। क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बन एटम, बेंजाइलिक कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन आप देखने को मिलेगा, तो ये टोल्बुटामाइड हो जाएगा। एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन ये अपने वेलप्रोइक एसिड्स में आ जाता है। तो ये हमारे पास में सी ऑप्शन क्या हो गया डियर? ये करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहां से क्या होगा? अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशंस कहां पे होंगे? एरीन्स में देखने को मिलेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ ओल्फिन्स ये हमारा कहां? कार्बामाजेपिन्स में होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बन, टोल्बुटामाइड, और एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशंस ये वेलप्रोइक एसिड्स में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन पिनाकोल एंड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो पिनाकोल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में कौन सा इंटरमीडिएट मिलता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। कौन सा है? कार्बोकेटायन। भाई क्या मिलता है हमको? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट क्या होता है? यहाँ पे ऑब्जर्व होता है कार्बोकेटायन। तो ये तो बड़ा ही ईजी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। Which of the following parameters of the analyte is measured in polarography? पोलरोग्राफी जो होती है, तो पोलरोग्राफी में अपना कौन सा पैरामीटर हम क्या करते हैं? एनालाइट का मेजर करते हैं। वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल का, करंट का, मास ट्रांसपोर्ट लिमिटिंग करंट का, या फिर कूलॉम्स का। तो किस चीज का मेजरमेंट यहाँ पे किया जाता है? पोलरोग्राफी की हेल्प से। तो पोलरोग्राफ जो होता है ये हमको क्या दिखाता है? ये करंट के बारे में बताता है। ये बताता है करंट के बारे में। हमारा बी ऑप्शन जरा देखिए, यहाँ पे करंट यहाँ मेंशन किया गया हुआ था। सो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? यहाँ पे राइट हो जाएगा। इन पोलरोग्राफी द प्राइमरी पैरामीटर दैट इज मेजर्ड इज द करंट that flows due to reduction or oxidation of the analyte at the electrode surface। भाई सिंपल सी बात है, रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? वहां पे एक्सचेंज होगा, जिस वजह से क्या होगा? करंट का फ्लो होता है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following radionuclide has lowest half life? कौन सा रेडियोन्यूक्लाइड है जिसका सबसे लोवेस्ट हाफ लाइफ देखने को मिलता है? गैलियम 67, इंडियम 111, जेनॉन 133 या फिर टेक्नीटियम 99। तो ये भी अगेन आपका एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन में आता है। टेक्नीटियम की जो हाफ लाइफ होती है ये बहुत ही ज्यादा कम होती है, ये बहुत ही ज्यादा क्या कम देखी जाती है। तो टेक्नीटियम 99 क्या हो जाएगा? अपना
राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं गैलियम की तो ये कितनी होती है 78 आवर्स होती है। इंडियम की बात करें 67 आवर्स होती है। जेनॉन की बात करें तो ये 5.3 डेज मींस लगभग 127 हार्स होते हैं। और टेक्नीटियम ये तो सिर्फ और सिर्फ कितने 6 घंटे इसकी हाफ लाइफ है। 6 घंटे में ही क्या होता है ये डिसइंटीग्रेट होकर के अपना हाफ में ही बचता है जो भी आपका एक्चुअल मास था। तो 6 हार्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज अ डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। कौन सा डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग होता है? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर या फिर थैलियम। अगेन तो आपका यहां पता है रोज गोल्ड यहां पे, तो गोल्ड जो होता है ये क्या होता है हमारा एंटी रूमेटाइक ड्रग्स में आता है या नहीं? तो जरा देखो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगेन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा अगेन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा गोल्ड। गोल्ड सॉल्ट्स वर अमंग द अर्लीस्ट DMRs जो आप लोगों ने यूज किया था। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इवन इन द एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन इन देयर स्ट्रक्चर सच फिनोमिना इज नोन है। जैसे कंपाउंड जहां पे क्या देखने को मिल रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी दिख रही है इवन इन द एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन, नहीं है कायरल कार्बन फिर भी, इसको हम मीजोमेरिज्म बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट बोलते हैं, एट्रोप आइसोमेरिज्म बोलते हैं या फिर डायस्टीरियो आइसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। देखो ये क्या है, यहां पे तो अपन लोग बात करते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या है एक दूसरे के डायस्टीरियो आइसोमर से डिफरेंट इमेजेस हैं। मीजोमर्स, तो मीजोमर्स अपना क्या होता है, तो सिंपल सी बात है अपने मीजो कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहा है, या फिर मीजोमेरिज्म यहां पे हम अगर बात करते हैं तो ये भी हटा दो। एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट यहां पे ये यूज में आएगा नहीं भाई, ये क्या होता है, ये तो हमारे सॉलिड स्टेट्स के बारे में बात करता है। एट्रोप आइसोमेरिज्म, तो हाँ जी ये जो एट्रोप आइसोमेरिज्म है ये बाइफेनाइल सिस्टम्स में देखने को मिलता है ना, ये क्या है बाइफेनाइल्स में देखा जाता है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड में रोटेशन हिंडर्ड होती है जिस वजह से क्या होता है हमको यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है। सो अपना एट्रोप आइसोमेरिज्म दैट इज सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे राइट हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें देखोगे आप इसके अराउंड में क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी जाती है। इसका देखो मिरर इमेज ये बना, इसका मिरर इमेज ये बन रहा होता है। S3 आइसोब्यूटिल गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड इज, ये क्या होता है पूछा गया हुआ, आइसोब्यूटिल गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड ये क्या होता है, गामा पेंडिन है, प्रिगाबालिन है या फिर वेगा बैटरीन है या फिर ट्यागाबिन है, कौन सा होता है जरा चेक करो आप। S आइसोब्यूटिल गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड डेरिवेटिव आपसे सिंपली यहां पे क्या किया गया हुआ है, देखो पूछा गया हुआ। ब्यूटारिक एसिड की बात करोगे आप तो कौन सा, क्या सीधे सीधे नाम यहां पे नहीं दिख रहा है, क्या सीधे सीधे हमको नाम नहीं दिख रहा, प्रेगाबालिन सीधे यहां पे लिखा हुआ है, प्रेगाबालिन यहां पे लिखा गया हुआ है, जरा चेक करो ये कौन होता है, इज द केमिकल नेम फॉर प्रेगाबालिन। प्रेगाबालिन का ही क्या होता है, ये आपका केमिकल नेम होता है जो कहां यूज किया जाता है भाई, ये यूज किया जाता है मेडिकेशन यूज फॉर न्यूरोपैथिक पेन, फाइब्रोमाइलेजिया और एपिलेप्सी में क्या होता है ये यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एज क्लोरो और नाइट्रो ऑन द C2 पोजिशन ऑफ फेनोथायाजीन इम्पार्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी टू द मॉलिक्यूल। जो अपना फेनोथायाजीन रिंग है उसके सेकंड कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक क्लोरीन या फिर नाइट्रो ग्रुप के लगने से क्या एक्टिविटी उस मॉलिक्यूल में देखने को मिलती है। ये एंटी हिस्टामिनिक होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी हेलमेंटिक होते हैं या फिर हमारे एंटी साइकोटिक्स होते हैं। है क्या, फेनोथायाजीन की आपकी यहां पे बात की गई हुई है, फेनोथायाजीन है तो ये कहां यूज किया जाएगा, आप क्लोरो या फिर नाइट्रो लगाएंगे तो है कहां, ये अपना एंटी साइकोटिक में नहीं आएगा। क्या आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ बातें लिखी गई और आप यहां पे कंफ्यूज होकर के अपने आंसर से भटक जाते हैं कई बार। क्या हो गया ये भाई, सिंपल सी बात है, ये हमारा कहां पे आ जाएगा, एंटी साइकोटिक्स में आ जाएंगे। ये फेनोथायाजीन जो होता है ये कहां पे होते हैं, मेन स्ट्रक्चर से अपने किसका, क्लोरप्रोमाजीन का, मींस वहां पे फेनोथायाजीन रिंग्स ही तो पाई जाती हैं, फेनोथायाजीन डेरिवेटिव्स ही तो होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लोरो या नाइट्रो क्या करते हैं, एंटी साइकोटिक एक्टिविटी को और बढ़ा देते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। रिडक्शन ऑफ लैक्टोन्स टू लैक्टोल्स बी कैरिड आउट बेस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स और द रिएजेंट। आपके पास लैक्टोन्स है दैट इज साइक्लिक क्या है, कीटोन है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, लैक्टोल्स में कन्वर्ट कर रहे हो, मींस आप किसमें, आप साइक्लिक अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हो। किसकी वजह से किया जा सकता है, रोजनमंड रिडक्शन,
ये क्या होता था, ये तो अपने कार्बोनिल क्लोराइड्स को किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता था। यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स को सीधे किसमें कन्वर्ट किया जाता था, सीधे आप एल्केन्स में कन्वर्ट किया करते थे। डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम और क्या नाम देते हैं, इसी का नाम होता है डिबाल एच। डिबाल एच इसी का ही नाम होता है। तो हाँ जी, ये तो बहुत बढ़िया यूज रिएजेंट होता है यहाँ पे। एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है क्या, नहीं, ये यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हम यूज करते हैं डिबाल एच का। सो सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट हो जाएगा। ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो क्या करता है, आपके लैक्टोन्स को लैक्टॉल्स में रिड्यूस करता है, और ये यूज किया जाता है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका नाम है डिबाल एच के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू सिग्निफाई द कॉन्कॉर्डेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द सेम एक्टिविटी। एक ही एक्टिविटी का बार बार मेजरमेंट करना और वहां पे क्या हमको एक ही कॉन्कॉर्ड होना, मींस एक ही जगह पर एक ही जैसे क्या आंसर्स बार बार मिलना, ये क्या बताता है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी या फिर फिडेलिटी। तो आपने क्या एक ही एक्टिविटी बार बार परफॉर्म करी हुई है और आपके जो रिजल्ट है वो क्या है, कॉन्कॉर्डेंस, आपको साफ साफ लिखा गया हुआ है, सिग्निफाई द कॉन्कॉर्डेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स। तो यह क्या हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये प्रिसीजन से कहलाएगा। एक्यूरेसी क्या है, दो आपस में बार बार जो रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं वह क्या है, कितना आपके एग्जैक्ट नंबर के पास में है, वो एक्यूरेसी हुई। लेकिन सारे रिजल्ट्स आपके कहां पे, एक ही जगह पे आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपका ये ओरिजिनल जो आपकी वैल्यू थी उसी के बराबर में है या नहीं, उसी के कितने पास है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सारे रिजल्ट वैल्यूज एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो ये क्या है, कॉन्कॉर्डेंस कहलाएंगे। और ये क्या है आपका, प्रिसीजन में आएगा। ये क्या होगा, प्रिसीजन में आएगा। ये क्या हुआ, आपके प्रिसीजन में आ जाएंगे, प्रिसीजन में आ जाएंगे। देखो ये आपका क्या था, एग्जैक्ट आपका क्या था, लेट्स से टारगेटेड वैल्यू थी। तो अगर हम टारगेटेड वैल्यू के पास में है, बिल्कुल जो टारगेटेड वैल्यू उतना ही हमारे नंबर सारे, और सारे रिजल्ट्स करने पर एक ही जगह पर उसी एग्जैक्ट नंबर पर आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, प्रिसीजन भी बेहतरीन है हमारा और एक्यूरेसी भी अच्छी है। ओरिजिनल वैल्यू हमारी कुछ ये थी, ठीक है ना, यहां तक आना चाहिए था, ये हमारे नंबर्स आने चाहिए, लेकिन हमारे नंबर्स यहां नहीं यहां आ रहे हैं, और सारे रिजल्ट हर बार रिजल्ट एक ही जगह पे आ रहे हैं। तो यहाँ प्रिसीजन तो बहुत बढ़िया है हमारा, लेकिन एक्यूरेसी क्या है, सही नहीं। एक्यूरेसी तो यहाँ पे अगर कितना हम करीब होते इसके, वो अच्छी बात को बताता। यहां पे क्या हुआ, देखो यहां पे अपने पास में रिजल्ट क्या है, इतना होना चाहिए था, रिजल्ट इसी के आसपास में, इसी के इर्द गिर्द ही आ रहा है, लेकिन हर बार थोड़ा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कहीं इधर उधर हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक्यूरेसी तो ठीक है, बहुत ही ओरिजिनल वैल्यू का बड़े करीब हो, लेकिन प्रिसीजन आपका अच्छा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ ना तो एक्यूरेसी अच्छी है ना तो प्रिसीजन अच्छा है, तो यहाँ आपसे ये राइट हो गया आंसर। नाइट्रोबेंजीन कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बिकॉज जो नाइट्रोबेंजीन है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, चाहे एल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो, इनके लिए हम एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। रीजन क्या है इसका, नाइट्रोबेंजीन इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इस वजह से यूज कर रहे हैं हम, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है इस वजह से। भाई यहाँ तो प्रोटॉन्स है ही नहीं है, तो ये तो पहले आंसर रॉन्ग करो। नाइट्रोबेंजीन पोलर प्रोटिक कहां से हो गई, प्रोटॉन्स कहां है इसके पास, नाइट्रो ग्रुप लगा था। नाइट्रोबेंजीन कंपीट्स विद सबस्ट्रेट फॉर एसाइल इलेक्ट्रोफाइल एंड स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल गलत बात है। जरा एक बात बताओ, नाइट्रोबेंजीन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है। ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या नाइट्रोबेंजीन के प्रेजेंस होने से नाइट्रोबेंजीन में ये रिएक्शंस हो सकते हैं क्या, नहीं। नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहां होते हैं, उन रिंग्स में जहां इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा हो, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो ये भी तो सरासर गलत लिखी गई हुई बात है। नाइट्रो ग्रुप इन नाइट्रोबेंजीन डीएक्टिवेट्स द रिंग मेकिंग इट इनर्ट टू द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्या ये सही बात है क्या, इसमें रिएक्शन तो हो नहीं सकता। तो हाँ, सॉल्वेंट के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस पे रिएक्शन होना नहीं है, अपना जिस रिंग में हमको रिएक्शन कराना है उस पे रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ होगा एसाइलेशन कराने का। ठीक है, ये तो सही था। नाइट्रोबेंजीन स्टेबलाइजेस द एसाइलियम केटायन व्हिच इज एन इलेक्ट्रोफाइल फॉर द रिएक्शन, ये तो गलत बात हुई, ये तो गलत बात है। ऐसा क्यों करेगा भाई, वो उसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन है जो एसाइलियम को क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पे, राइट हो गया क्या। नाइट्रोबेंजीन क्या है, और ज्यादा रिंग डीएक्टिवेटेड है, जिस वजह से वो कभी भी अपना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। इस वजह से उसको हम एज अ इनर्ट सॉल्वेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, किस रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। कैनिज़ेरो रिएक्शन, कैनिज़ेरो में क्या होता है, एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से होता है। मान लिया हमारे पास में CHO था, HCHO, इसको हमने NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो 1% इसके 2 मोल्स रहेंगे, 1% क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और 1% क्या होगा, CH3OH। तो यहां पे कार्बन कार्बन नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ क्या, नहीं हुआ। अच्छा, अगला क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट चाहे एल्काइलेशन कराओ चाहे एसाइलेशन कराओ, कार्बन कार्बन केटायन ही क्या करेगा, अपने बेंजीन रिंग से जाके जुड़ेगा। तो हाँ जी, यहां पे नया कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बनेगा। राइमर टीमैन रिएक्शन, राइमर टीमैन में क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं। ये रही हमारे पास में फिनॉल रिंग, जिसकी रिएक्शन हमने कराई किसके साथ में, CHCl3 और NaOH के साथ। तो क्या यहां भी हमको नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता दिखता है क्या? ये पर्सन जो है इलेक्ट्रोफाइल मैकेनिज्म के थ्रू कार्बन, ये लगता है क्या? हाँ जी, तो ये क्या होगा हमारा, क्या यहां भी नया कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखेगा क्या? हाँ बिल्कुल दिखेगा। क्लीमेंसन रिडक्शन, ये तो रिडक्शन रिएक्शन है। यहां भी क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता है, कार्बोनिल कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ना तो यहां कार्बन हाइड्रोजन बनेगा, ना तो यहां। बी और सी आंसर क्या है हमारा, होना चाहिए बी एंड सी। कहां था, ये रहा सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में अपना बी और सी दिया गया हुआ है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर, अपना राइट आंसर हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेरॉइडल मॉलिक्यूल इन द सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। लोएस्ट से हाईएस्ट में अपने नंबर ऑफ कार्बन के बारे में यहां पे पूछा गया हुआ है। स्ट्रेन, कोलेस्टेन, गोनेन और एंडोस्ट्रॉन, जरा चेक करके बताओ। तो सबसे पहले अगर हम देखें गोनेन, इसमें कितने होते हैं भाई, गोनेन के पास होते हैं 17 कार्बन, चलो ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में जरा देखो स्ट्रेन, इसके पास में कितने होते हैं, 18 कार्बन, 18 कार्बन होते हैं। एंड्रोस्ट्रॉन, ये अपना जो है एंड्रोस्ट्रेन के पास कितने होते हैं, 19 होते हैं क्या। कोलेस्टेन, इसके पास 27, जरा चेक करो कहां पे आ रहा है ऐसा ऑर्डर। तो सबसे पहले अपना आना चाहिए गोनेन, दैट इज सी आना चाहिए, ठीक है। यहां पे सी, एक ही ऑप्शन में केवल सी था, बताइए, और तो कुछ था ही नहीं। सी के बाद कौन सा आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो सी के बाद ए के बाद डी के बाद बी। क्या बात है, जिसको एक आंसर भी अगर पता था, एक सिंगल कार्बन चेन इनमें से किसी की पता थी, सिर्फ सोचो गोनेन से अपने को क्या था, यहां पे क्लियर हो गया था। एक भी पता होती, सबके पास ऑप्शंस अलग अलग थे, आसानी से आप इसका आंसर मार्क कर सकते थे। तो अपना क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा ए, अपना राइट आंसर हो जाएगा। गोनेन के पास कितने होते हैं, 17 कार्बन होते हैं। स्टेन के पास 18 है, एंड्रोस्टेन के पास 19 है, और कोलेस्टेन के पास 27 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखो, मैच लिस्ट 1 ऑफ टर्म्स यूज्ड इन एनालिसिस विद लिस्ट 2, मींस अपने को 1 और 2 को चेक करना है। यहां एनालिसिस दिया गया हुआ है, वहां मेथड ऑफ डिटरमिनेशंस लिखे गए हुए हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जल्डाल मेथड, हाँ जी ये रहा, चलो ये रहा, बिल्कुल सही है। तो अपन लोग ए का 2 देखो कहां पे, ए का 2, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, चलो बी सी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट की बात करते हो, मॉइस्चर कंटेंट कहां आएगा, तो ये हमारा आ गया कहां, कार्ल फिशर मेथड में। मॉइस्चर कंटेंट कहां आ गया, कार्ल फिशर मेथड में। बी का क्या है, थर्ड है, बी का थर्ड कहां था, ये लो, ये ऐसे ही रॉन्ग हो चुका है। केमिकल ऑक्सीजन की बात करते हो, रिडॉक्स में आ जाओ। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, हार्डनेस कहां है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, बस ये खत्म हो गया अपना। सी आंसर क्या था हमारा, सी आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया भाई। सी आंसर क्या हो जाएगा अपना, हार्डनेस ऑफ वाटर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक हो गया। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी रिडॉक्स में आ जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट कार्ल फिशर में आ गया। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ज़ेल्डाल मेथड में आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को फिर से मैच कराया गया हुआ है। क्लाइजन रीअरेंजमेंट, तो ये तो सिग्मा ट्रॉपिक है, एलाइल विनाइल ईथर का, एलाइल विनाइल ईथर का रीअरेंजमेंट होता है सिग्मा ट्रॉपिक। ए का कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, ए का फोर्थ, इसको हटाइए, इसको हटाइए, आइदर ए और सी विल बी द राइट आंसर्स। हॉफमैन डिग्रेडेशन, तो यहां पे क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, एलिमिनेशन होता है। चेक करो जरा कहीं है क्या, बी का, हाँ जी बी का 1 एलिमिनेशन, E2 मैकेनिज्म, ठीक है जी। बी का 1 यहां पे था, बी का 3 यहां पे था, हटाओ इसको। कोल्बे रिएक्शन क्या होती है, जरा जल्दी बताओ, कोल्बे में क्या होता है, अरे सब्स्टिट्यूशन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक का। और क्या था, एम ब्रोमो एनिसोल टू एम एनिसिडीन, ये क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हो गए। जरा देखो सारे मैच हो चुके हैं क्या हमारे। सी का कहां पे गया, सी का गया 2 पे, सी का गया 2 पे, डी का गया 3rd पे। ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ए आंसर हमारा यहां पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। क्लाइजन में क्या होता है, एलाइल विनाइल ईथर का रीअरेंजमेंट होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स में। हॉफमैन डिग्रेडेशंस में क्या होते हैं, अपने को यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। कोल्बे रिएक्शन क्या होता है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड NaOH के साथ में क्या होता है, अपने को सैलिसिलिक एसिड्स मिल जाते हैं। और ब्रोमो एनिसोल का अपना एनिसिडीन बनाने में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सबस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड फॉर
ग्लूकोरिनेशन, ग्लूकोरिनेशन में जरा बताओ कौन टाइप के कंपाउंड्स की जरूरत होती है? फिनॉल, इपॉक्साइड्स, एरीन ऑक्साइड या फिर एल्कीन ऑक्साइड्स? ये अगेन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो कहां पे होता है? ये तो फिनॉल्स में ही होता है। एरोमेटिक जो एल्कोहल्स हैं, फिनॉल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ग्लूकोरोनिडेज जो होता है, ग्लूकोरिनेशन जो होता है, फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है जहां पे ग्लूकोरोनिक एसिड जो होता है वो अटैच होता है सबस्ट्रेट टू एनहांस द वाटर सॉल्युबिलिटी एंड प्रमोट एक्सक्रीशन। मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट्स फॉर ग्लूकोरोनिडेशन इंक्लूड्स फिनॉल, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स एंड थायोल्स। ये बहुत ही कम होते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया कहां होता है भाई? अल्कोहल्स में। कौन सा? फिनॉल वाले में। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर प्यूरिन बायोसिंथेसिस, जरा देखो आपके प्यूरिन बायोसिंथेसिस के लिए सबसे करेक्ट सीक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, जरा चेक करो। चलो देखो जरा, सबसे पहले क्या है अपने पास में? राइबोज 5 फॉस्फेट टू फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। ठीक है जी, तो ये तो ठीक है, यहां तक तो शुरुआत हो गई अपनी। एमिनो फॉस्फो, उसके बाद क्या होता है अपना जो फॉस्फोराइबोसिल बनाया आपने, इसको क्या करते हो आप? इसको क्या करते हो? ये 5 फॉस्फोराइबोसिल को इसको ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हो। देखो सबसे पहले अपने पास में क्या हुआ? ये राइबोज 5 फॉस्फेट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट में। तो ए ऑप्शन हमारा सबसे पहले हुआ। चलो इनको हटाओ जरा। फिर इसको हमने क्या किया? जो फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट बनाया, इसको देखो जरा, 5 फॉस्फोराइबोसिल अमीन जो है, इसको किस में कन्वर्ट किया हमने? इसको कन्वर्ट किया ग्लाइसिनामाइड में। इसको किस में कन्वर्ट किया? ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट में। चलो तो ये देखो, इसके बाद कौन सा आ रहा है? सी ऑप्शन यहां आ रहा है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। उसके बाद क्या हुआ? फॉर्मो, अब फिर उसके बाद हमने ये जो अपने पास आया देखो, तो फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट से हमने इसको कन्वर्ट किया किसमें? फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट में। और उसके बाद क्या हुआ? अमीनो जो अपना है अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसिल 5 फॉस्फेट, दैट इज बी ऑप्शन आ जा रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या सही हो गया? क्या बी ऑप्शन राइट है? क्या बी ऑप्शन राइट है क्या? तो चलो जी, ये अपना क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा। शुरुआत कहां से हुई? ये रहा हमारे पास में। जरा देखो, सबसे पहला स्टेप जहां पे हमने क्या किया था? राइबोज 5 फॉस्फेट का सिंथेसिस कराया, फिर हमने उसको क्या किया? 5 फॉस्फोराइबोसिल अल्फा पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट किया। उसके बाद किस में कन्वर्ट किया? राइबोसिल अमीन में कन्वर्ट किया। उसके बाद राइबोसिल 5 फॉस्फेट, दैट इज ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट हो गया। और फिर उसके बाद में फॉर्मिल ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल 5 आपका फॉस्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे ऐसे ही आप सिंथेसिस करते चले जाएंगे। ये थे हमारे पास डियर ऑर्गेनिक और जो भी आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ये सारे कंबाइंड। अब हम देखते हैं जरा अदर सब्जेक्ट्स के भी कुछ क्वेश्चन। दैट इज येलो फीवर वैक्सीन। जो येलो फीवर वैक्सीन है, ये क्या है? यूनिवैलेंट प्रिपरेशन मेड बाय 17D स्ट्रेन ऑफ येलो फीवर वायरस, polyvalent preparation made by 17D strain of yellow fever virus, univalent preparation made by 170D strain of yellow fever virus, या फिर पॉलीवेलेंट प्रिपरेशन मेड बाय 170। तो 170 तो है ही नहीं भाई, क्या है? 17D है। और ये क्या होता है? मोनोवेलेंट होती है। मोनोवेलेंट दैट इज यूनिवेलेंट आप कह सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपकी मोनोवेलेंट प्रिपरेशन होती है, दैट इज यूनिवेलेंट प्रिपरेशन, जो कि 17D स्ट्रेन ऑफ येलो फीवर वायरस के हम एटेन्युएशन करके क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है ना, ये अपने पास में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मिलर प्रिकेट ट्यूब, जो मिलर प्रिकेट ट्यूब होती है, इसमें क्या होता है? कंटेन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड यूज्ड इन काउंटिंग ऑफ एरोब्स, contains vitamin B12 and used in counting of specific bacteria, contains reducing agents and used in counting of anaerobes, contains vitamin B2 and used in counting of स्पाइरोसिट्स। जरा चेक करके बताओ। 73 अपना पास में यहां पे आ गया होगा। तो देखो ये जो अपने पास में क्या है? मिलर प्रिकेट ट्यूब है। इसमें क्या होता है? इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो कि क्या किए जाते हैं? एनारोब्स के काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। एनारोब्स की काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। सो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा हमारा? यहां पे करेक्ट हो जाएगा। मिलर प्रिकेट ट्यूब जो होती है, ये स्पेशलाइज्ड कल्चर ट्यूब है, यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ इन्यूमरेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। इट कंटेन्स रिड्यूसिंग एजेंट सच एज सोडियम थायोग्लाइकोलेट और सिस्टीन। इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है, विच हेल्प्स इन रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द मीडियम, क्रिएटिंग एनारोबिक एनवायरमेंट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनारोब्स। और ये जो मेनली आपका क्या होता है? ये लो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल्स पर क्या होते हैं? मेंटेन करते हैं। इन द सार्कोमियर, द जेड लाइन, जो सार्कोमियर होती है उसमें जो जेड लाइन है वह क्या होती है? इज द बाउंड्री बिटवीन एडजेसेंट सार्कोमियर्स, रन्स डाउन द सेंटर ऑफ ईच सार्कोमियर। बात करते हो गिव्स अटैचमेंट टू मायोसिन फिलामेंट या फिर स्टोर्स कैल्शियम। जरा चेक करो और बताओ।
जेड लाइन क्या है रे, ये बाउंड्री तो होती है एडजेसेंट सार्कोमियर्स के बीच में। अब ऐसे क्वेश्चंस में भी अगर आप गलती करोगे तो फिर एचएपी में बुरा मान जाएगी, क्या कहते हो। तो ये अपना क्या होता है, एडजेसेंट सार्कोमियर्स की बाउंड्री होती है, जेड लाइन जो होती है, ये जो जेड लाइन है, करेक्ट है। आगे आ जाओ, फॉलोइंग अटैचमेंट्स आर ट्रू फॉर टिटनस टॉक्सॉइड एक्सेप्ट it is indicated for routine immunization in all children and adults. It is indicated for routine immunization in only children. It is formalin treated exotoxin of tetanus bacilli. Booster dose should be given after 1 year and then every 10 years. अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये क्या होता है, ये तो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है। ये क्या होता है, यह तो रूटीन इम्यूनाइजेशंस होते हैं चिल्ड्रंस में, क्या बोलते हो, करेक्ट है क्या, रूटीन इम्यूनाइजेशंस होते हैं अपने चिल्ड्रंस में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और सिर्फ चिल्ड्रंस की बात नहीं होगी भाई, जो आपका टिटेनस का इंजेक्शन होते हैं, जो आपके वैक्सीन है, ये तो एडल्ट्स में भी लगते हैं। तो ये अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां से हो जाएगा। तो ये थे डियर आपके CUET PG के 2024 में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी आपके हैं यहाँ पे। आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देखिए, इनसे एक हिंट के तौर पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आपको किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इससे पहले के भी जो अदर ईयर्स के भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों को यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर GPAT डिस्कशन सेंटर के ऑफिशियल मिल जाएंगे, वहां से भी उन बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आप लोगों से और किसी एक वीडियो में कुछ और नई क्वेश्चंस और कुछ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू ऑल।